स्टार्ट हो गई। लास्ट क्लास में तुम लोगों को मैंने बताया था बेटा बातें नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं करेंगे, फिर ना टाइम खाओ, क्योंकि क्लास आज चलेगी तकरीबन 1 बजे तक। ये 6 टॉपिक्स हैं, पूरे डिस्कस करके फिर अल्लाह हाफिज करेंगे। आपको हो सकता है जल्दी भी खत्म हो जाए, कोई वईद नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका पूरा अटेंशन मुझे चाहिए। जल्दी जल्दी बैठ जाओ भाई, शाबाश, जल्दी से सेटल हो जाओ। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। उसके बाद 80 बस, ठीक है ना। उसके अलावा बस इसके बाद इंशाल्लाह अगला सेशन जो हमारा केमिस्ट्री के एटीपी का लास्ट है, वैसे तो ये भी लास्ट हो सकता है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में ग्राफ, वैसे उम्मीद है कि इस साल ग्राफ नहीं आएगा, लेकिन अगर आ जाए तो होता तो आसान है, लेकिन अगर किया भी नहीं होगा तो आप नन्हे का के ना, मैंने सर ये तो कराया नहीं था सर। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह ताला अगले एटीपी में टारगेट करेंगे। तो ये अगला एटीपी केमिस्ट्री का लास्ट सेशन होगा। तो टोटल 6 सेशन जो हमने शुरू में कहा था उसमें हमने एटीपी को डिवाइड किया है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा एटीपी पप्पू बचा जाएगा अगर थ्योरी की तैयारी की और जो तुमने सारे एटीपी सेशन लिए और प्रैक्टिस किए। तो चलो बेटा शुरू करते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो पहली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो क्रोमेटोग्राफी है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो 2 पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, मैंने लिखवाया भी था डेफिनेशन में। पहला पर्पस है टू डिटरमाइन और दूसरा है एनालाइज, यानी आप इसमें दो चीजों के लिए, अगर एग्जामिनर कहता है कि टारगेट ये है, टारगेट ए टारगेट बी, तो क्रोमेटोग्राफी 2 टारगेट्स को अचीव कर सकती है। नंबर 1, अगर लेट सपोज मेरे पास एक, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, एक टॉफी है, मेरे पास एक सर्फ है, मेरे पास एक मसाला है, ठीक है जी, जो आप फूड एडेबल लेते हैं, तो जनाबे आली आप ये क्रोमेटोग्राफी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, यानी कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली किस कंपाउंड से, ये तो नहीं चेक कर सकते, लेकिन ये चेक कर सकते हैं कि ये जो मसाला है, ये जो डाई है, ये जो फूड कलर है, ये फूड कलर कितने कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट कर रहा है, 1 कंपोनेंट पर है, 2 कंपोनेंट पर है, 10 कंपोनेंट पर है। तो क्रोमेटोग्राफी में पहली चीज क्या है कि आप कॉम्पोजिशन का अंदाजा कर सकते हो, और मैं भी समझाऊंगा तो समझ में भी आ जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि आप जब कॉम्पोजिशन का अंदाजा कर सकते हो तो आप प्योरिटी का अंदाजा कर सकते हो। असेसमेंट ऑफ प्योरिटी की एमसीक्यू आता है, प्योरिटी किसी चीज, कौन सी चीज कितनी खालिस है, इसको असेस करने के लिए 2 टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से एक क्रोमेटोग्राफी है। तो क्रोमेटोग्राफ डेफिनेशन में लिखा है, और अगर आप चाहें तो अपने पास हाईलाइट भी कर लें कि एमसीक्यू में काम आ जाए कि भाई क्रोमेटोग्राफी के जरिए आप किसी सब्सटेंस की एक रफ कॉम्पोजिशन का भी अंदाजा लगा सकते हैं, और क्रोमेटोग्राफी के जरिए आप किसी सब्सटेंस की प्योरिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ प्योर दैट सब्सटेंस इज। ये सारे थ्योरी वाले टॉपिक हैं, जब समझेंगे ना तो बात हलवा हो जाएगी। अब आ जाए, शुरू करते हैं मेरे बच्चे। जो क्रोमेटोग्राफी हमारे सिलेबस में है ना, उसे हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। बहुत सारी टाइप्स की होती है। पीएलसी, पीएलसी से मुराद यहां पर वो WWE का वो टेबल्स, लेडर्स और चेयर्स नहीं है, बल्कि हम जो क्रोमेटोग्राफी कर रहे हैं इसे कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो पर्टिकुलर टाइप हम लोग करने जा रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में है, उसे कहते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। माज, मेरी आवाज आ रही है, समझ आ रही है बात? यस सर। तो बच्चे आज जो हम बात शुरू करने जा रहे हैं, पहली टेक्निक क्रोमेटोग्राफी, वो टेक्निक जिसके जरिए हम 2 टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। असद भाई, पहला टारगेट कि कोई सब्सटेंस प्योर है या नहीं। आपको एक बच्चा आके कहता है, बंदा आके कहता है कि ये मैंने प्योर मटेरियल आइसोलेट किया है, आप क्रोमेटोग्राफी में चेक कर सकते हो कि वो प्योर है या नहीं। अगर वो प्योर होगा तो उसमें वो डिवाइड नहीं होगा, मल्टीपल सेपरेट नहीं होगा मल्टीपल कंपोनेंट्स में, और अगर वो सेपरेट हो गया इसका मतलब है प्योर नहीं है। बहरहाल, तो अब जो क्रोमेटोग्राफी हम लोग करने जा रहे हैं, वी कॉल इट थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर का मतलब क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है कि इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम थिन शीट्स का इस्तेमाल करेंगे। ये थिन शीट्स पेपर की भी हो सकती हैं, ये थिन शीट्स जो है ना वो ग्लास की भी हो सकती हैं, ये कोई और मटेरियल की भी हो सकती हैं। हमारे सिलेबस में पेपर क्रोमेटोग्राफी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब हमारे पास एक स्पेसिफिकली डिजाइन पेपर है जिसे हम क्रोमेटोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राम कहते हैं। स्पेसिफिकली डिजाइन पेपर है। आगे से बैठ जाओ बेटा, पीछे से
स्पेसिफिकली डिजाइन पेपर है जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर या क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो आज हम उससे बात शुरू करेंगे। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्या है, पूरा स्टेप ऐसे समझ रहे हैं जैसे आप लैब में खड़े होकर कर रहे हैं, क्योंकि स्पेसिमेन पेपर में जो सवाल है वो पूरा प्रैक्टिकल डिजाइनिंग है। देखो पेपर 1 पेपर 2 में आएगा, आधा बना हुआ होगा, सवालात पूछे हुए होंगे, लेकिन स्पेसिमेन पेपर एटीपी का जो आया है इस साल का, उसमें पूरा प्लानिंग करनी है। तो प्लानिंग के लिहाज से आप समझो लैब में खड़े हो तो क्रोमेटोग्राफी के जरिए आप कैसे एनालाइज करोगे। जो सवाल है उसमें क्या है मैं आपको समझाता हूं कि एक लीफ है। अब आपने लीफ को देखा हुआ, एक एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि और अच्छे समझ में आए। आप जब प्लांट के लीफ को देखते हो, पत्ते को देखते हो, तो आपको किस कलर का नजर आता है? ग्रीन कलर का। लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो जानते हैं कि भाई उसमें सिर्फ ग्रीन कलर नहीं है, बल्कि अगर आप उसके पिगमेंटेशंस को स्टडी करोगे तो उसमें 4 तरह के पिगमेंट्स हैं। डार्क ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, येलो है और ऑरेंज है। लेकिन क्योंकि ग्रीन बहुत डोमिनेंट होता है इसलिए बाकी कलर छुप जाते हैं। समझ रहे हो? लीफ के अंदर जो ग्रीन कलर, ग्रीन शेड हमें नजर आ रहा है वो लीफ में सिर्फ ग्रीन नहीं होता। एक बंदा समझ रहा है कि शायद ये प्योरली ग्रीन कंपोनेंट से बना हुआ है। मैं एग्जांपल लीफ के लेके चल रहा हूं ताकि पूरा रेफरेंस बन जाए, ठीक है ना। तो अब एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि भाई आप एक लीफ के सैंपल के कॉम्पोजिशन को स्टडी करो, या ये साबित करो कि एक लीफ जो है वो एक पिगमेंट नहीं बल्कि मल्टीपल पिगमेंट्स पर कंसिस्ट करता है। तो आप उसके लिए कौन सी टेक्निक सिलेक्ट करोगे? क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि जब कॉम्पोजिशन को स्टडी करना हो या प्योरिटी को स्टडी करना हो अली, तो कौन सी टेक्निक आ जाती है? क्रोमेटोग्राफी। तो आप हम सब इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक लीफ का सैंपल है, ग्रीन कलर का लीफ पत्ता मौजूद है हमारे पास, और हमें उसे स्टडी करना है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक के थ्रू, जिसमें हमें उसके प्योरिटी या उसके कंपोजिशन का पता चल जाएगा। अब शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। मेरे बच्चा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जब भी, अब मैं ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिहाज से बता रहा हूं, फिर लिखवाऊंगा भी, टेंशन नहीं लो, पहले सुनो सबसे पहले और इमेजिन करो विजुअली। जब आप लैब में खड़े हो, आपको कोई भी सैंपल एनालाइज करने दिया जाए, चाहे लीफ दिया जाए या कोई भी सैंपल दिया जाए, सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर वो सॉलिड सैंपल है तो आपने उसे क्रश करके उसे पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। पेस्ट लाइक फॉर्म का मतलब क्या है? अगर लीफ है मेरे पास तो मैं लीफ को क्या करूंगा, ऐसे उस क्रशर में उसको क्रश करता जाऊंगा, हल्का हल्का सा उसमें पानी डाल दूंगा, हल्का हल्का सा उसमें जो है ना वो लिक्विड ऐड करूंगा, और उसको गाढ़ा पेस्ट यानी डेंस किस्म का जो पेस्ट है ना वो तैयार कर लेंगे। अगर आपको कोई मसाला दिया हुआ है, शान का बंबई बिरयानी मसाला दिया कि भाई चेक करो इसकी कंपोजिशन क्या है, तो आपने मसाला लेके सॉलिड फॉर्म में नहीं शुरू हो जाना, बल्कि आपने मसाला लेके जरा जरा सा थोड़ा थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसकी क्या चटनी बना लेनी है, चटनी पेस्ट बना लेना है। तो कोई भी सब्सटेंस जब आपको सैंपल दिया जाएगा एनालाइज करने के लिए, तो सबसे पहले आपको उसको क्रश करना है विद स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, और उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है? पेस्ट लाइक फॉर्म में। अब जब वो पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, अब आ जाओ, डायग्राम यहां से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक पेपर होगा जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर। क्रोमेटोग्राफिक पेपर, मान लीजिए ये वो पेपर है, ठीक है, बड़ा पेपर होता है, हमने उसको काट के स्लाइड, ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में काट लिया। ये देखने में एक सादा पेपर है, असल में ये केमिकली कोटेड पेपर होता है, ठीक है जी। तो ये पेपर कहलाता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर। अब सबसे पहले क्या करोगे, अच्छा जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ ये प्लानिंग में तो काम आएंगे, लेकिन पेपर 1 पेपर 2 में इसमें क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आती है कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, तो मैं बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले इस जगह पर मैं, चलो यहां पर बना देता हूं एक ये डिश, ये पेट्री डिश थी हमारी, या एक बाउल था, सिरेमिक बाउल, और इसके अंदर जो हमारा सैंपल था ना, उस सैंपल को हमने क्रश करके किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है? मायरा वागले, मायरा आवाज आ रही है? चलो पढ़ो, इनकी रूह निकल चुकी है। आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर हमने सैंपल को पेस्ट में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है जी। और जनाब आली, इससे पहले कि हम आगे कुछ करें, हमारा ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर आ गया। बेटा जब क्रोमेटोग्राफिक पेपर आपके हाथ में आ जाएगा तो आप इस पर 3 लाइंस बनाएंगे। कितनी लाइंस बनाएंगे? 3 लाइंस। कैसे बनाएंगे? पेपर आपके पास है, आपने पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करना है। क्या करना है? कोई अलग से कोई उसमें आर्टिस्टिक पिकासो पेंटिंग नहीं करनी, पेंसिल और स्केल पकड़ना है। लैब में खड़े हो, पेपर तुम्हारे सामने है, आपने एक पेंसिल लेनी है, स्केल, पेन नहीं, बॉल पेन नहीं, इंक पेन नहीं। क्यों? रीजन भी बताऊंगा। तो आपने एक पेंसिल लेनी है और पेंसिल लेकर 3 लाइंस बनानी है। पहली लाइन जो बनेगी, अल्लाह, पहली लाइन जो बनेगी, अल्लाह भला करे आपका, वो बिल्कुल यहां बना ली। ये आ गई पहली लाइन, मैंने भी यहां पेंसिल सिलेक्ट करके बना लिया, ठीक है जी। पहली लाइन बना ली यहां पर, अच्छे से बात समझनी है बेटा, साथ साथ नहीं छापना। दूसरी लाइन इसी से थोड़ी सी पैरेलल ऊपर बनानी है, पैरेलल, इसी से थोड़ी सी पैरेलल ऊपर बनानी है। और तीसरी लाइन
आपने टॉप पर कहीं पर बना देनी है। यहां पहले आपके पास सैंपल रेडी किया, कैसे रेडी किया भाई, क्रश करके पेस्ट लाइक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जो भी चीज है, मसाला है, सर्फ है, जो भी है, उसका एक डेंस पेस्ट तैयार कर लिया। और उसके बाद जनाबे आली अब आपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर तैयार करना है। तो क्रोमेटोग्राफिक पेपर आपके पास आ गया, उस पर आप 3 लाइंस बनाएंगे। ठीक है जी। ये जो सबसे नीचे वाली लाइन है इसका कोई नाम नहीं है, क्यों है मैं बाद में बताऊंगा। ये जो ऊपर वाली लाइन है इसे कहते हैं बेस लाइन या स्टार्ट लाइन, बेस लाइन या स्टार्ट लाइन। और दूसरा ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। इसमें पूरी कैलकुलेशन वगैरह भी आती है। ये नीचे वाली लाइन क्यों बनाई है, इसका एक मकसद है, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो बेस लाइन यानी 2 लाइन सबसे ज्यादा जरूरी है, बेस लाइन और सॉल्वेंट फ्रंट। लेकिन जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि एक बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन से थोड़ा सा नीचे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद इस टॉप पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे सॉल्वेंट फ्रंट कहते हैं। अच्छा, अब ये 3 लाइन आपने पेंसिल से ड्रॉ कर ली, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे आपके पास एक बड़ा कंटेनर होगा, मैं इस पेज के साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो ये हमारा क्रोमेटोग्राफिक पेपर था, इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। समझ तो आ गई ना बात, ठीक है। अब मेरे बच्चे क्या करने वाला हूं मैं, ये बेस लाइन थी हमारी, या जिसको हम स्टार्ट लाइन भी कहते हैं। और अब हमारे पास एक बड़ा कंटेनर आ रहा है मार्केट में, ये आ गया एक बड़ा बीकर या एक बड़ा कंटेनर, ये आ गया एक बड़ा सा बीकर या कंटेनर। और इसका मैं ये हिस्सा हटा देता हूं, ठीक है ना। अब ये जो पेपर है क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो आपने यहां रेडी किया है बेटा, इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को आप इस बीकर में सस्पेंड करोगे। इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को आप इस बीकर में सस्पेंड करोगे। क्या मतलब, लटकाओगे इसको कैसे, क्लिप्स की मदद से, वॉल के साथ क्लिप्स की मदद से, हैंगर की मदद से आपने अपने इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को सस्पेंड करना है। लेकिन सस्पेंड करने से पहले भी एक काम करना है, और वो क्या कि जो हमारी स्टार्ट लाइन है, ये कौन सी लाइन थी, स्टार्ट लाइन, जो सैंपल आपने टेस्ट करना है, जिस सैंपल को स्टडी, कहां है वो सैंपल, वो पड़ा था, ये रहा वो सैंपल, यहां पर हमने सैंपल छोड़ा था ना भाई असदुल्ला भाई, ये सैंपल था जिसको टेस्ट करना था। तो मेरे बच्चे क्या करना है, आपने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, मिसाल के तौर पे ये वाला, और इस पॉइंट पर आपने उस सैंपल को कैपिलरी ट्यूब के जरिए या स्ट्रॉ के जरिए थोड़ा थोड़ा करके यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपॉजिट करना है। आप जरा सा पहले लेके डिपॉजिट करोगे तो क्योंकि उसके अंदर लिक्विड और ये पेपर है, तो ज्यादातर मॉइस्चर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, हो सकता है वो जज्ब हो जाए, नजर ही ना आए। फिर दोबारा से इसके ऊपर स्पॉटिंग करोगे, फिर दोबारा स्पॉटिंग करोगे, 4-5, जब तक यहाँ परमानेंट ग्रीन स्पॉट नहीं आ जाता। समझना, हमारा सैंपल कैसा था, ग्रीन सैंपल था ना, लीफ का पेस्ट था। तो आपने क्या किया, इससे पहले कि आप इसे लटका दो, आपने स्टार्ट लाइन पर एक स्पॉट सिलेक्ट किया, और उस स्पॉट पर अपने सैंपल को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है, और उस वक्त तक गिराना है जब तक परमानेंट स्पॉट ना आ जाए। क्योंकि देखो पेपर है ना, जब पेपर टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर पे आप जब एक ड्रॉप डालोगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसका निशान गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उस वक्त तक करोगे जब तक उसका मार्क प्रोमिनेंट ना हो जाए, उसका मार्क परमानेंट ना हो जाए। तो आपने क्या किया, यहां पर जो अपना सैंपल, यहां मैं लिख भी देता हूं, ये हमारा क्या है, सैंपल है। अच्छा जी, ये हमारा सैंपल है, इसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप वहां गिराया। अब हम इस पेपर को क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे इस कंटेनर के अंदर। और इस कंटेनर में क्या भरा होगा बेटा, इस कंटेनर में भरा हुआ होगा सॉल्वेंट, लिक्विड। अब वो लिक्विड वाटर भी हो सकता है, वो लिक्विड एथेनॉल भी हो सकता है, एनी सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट होना जरूरी है, शर्त समझ लीजिए, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए बीकर के अंदर। पेपर रेडी करना समझ में आ गया, मैं एक बार फिर पीछे से रिपीट कर दूं। सबसे पहले हमने सैंपल को क्रश करके पेस्ट बनाना है, चाहे कोई भी सैंपल हो, उसको अलग कर दिया। फिर क्रोमेटोग्राफिक पेपर कैसे तैयार करना है, आपने पेपर को शीट में काटना है, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप, और उस पर 3 लाइन ड्रॉ करनी है। आपके पास बेस लाइन आएगी, उसके बाद आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट आएगा, और बेस लाइन से नीचे भी एक लाइन आएगी, ठीक है जी। और वो क्यों आएगी इसका मकसद थोड़ी देर में बताता हूं। उसके बाद जनाबे आली आपने उस पर एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, और पॉइंट सिलेक्ट करके वहां अपना सैंपल ड्रॉप करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कब तक ड्रॉप करना है भाई, जब तक परमानेंट स्पॉट ना आ जाए। ऑनलाइन वालों को बात समझ में आ रही है, कब तक ड्रॉप करना है, जारा, शहीद, शाइमान, रुमैसा,
कब तक ड्रॉप करना है? जब तक परमानेंट स्पॉट। अब परमानेंट स्पॉट आ गया तो अब इस पेपर को ऐसे करके, इमेजिन कर पा रहे हो ना इस चीज को, इस पेपर को उठा के हमने एक कंटेनर में सस्पेंड करना है। इस कंटेनर में क्या भरा हुआ होगा? बोलो बेटा, सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट जो है ना, ये इस तरह से टिप करना है कि सॉल्वेंट का लेवल जो है वो इस लाइन से नीचे नीचे रहे। बस कौन सी लाइन? ये जो हमने पहली वाली लाइन बनाई थी ना, सॉल्वेंट पूरा पूरा भरा हुआ हो लबालब, बल्कि पेपर इस तरह सस्पेंड किया जाए कि जो सॉल्वेंट का लेवल है वो इस स्टार्ट लाइन से नहीं, जो पीछे वाली नीचे लाइन बनाई थी, सबसे बेस पर जो बनाई थी, उससे नीचे नीचे रहे, इससे ऊपर ना आए, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो सके। तो इसलिए ये लाइन हम अपनी मार्किंग के लिए बनाते हैं, ताकि जब हम पेपर को डिप करें, पेपर को लटकाएं, पेपर को सस्पेंड करें, तो हम ये देख सकें कि भाई यहीं तक आ रहा है, यानी लेवल ऑफ सॉल्वेंट जो है वो यहां तक ही होना चाहिए। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि सॉल्वेंट कौन सा लेंगे। तो बेटा सॉल्वेंट लेने की भी शर्त है। बेटा सॉल्वेंट वो लेना है, लिसन केयरफुली, एमसी थ्योरी में आता है, सॉल्वेंट वो लेना है, सॉल्वेंट वो लेना है जिसमें जो सैंपल आप टेस्ट कर रहे हो वो सॉल्युबल हो। फिर सुनना, सॉल्वेंट वो लेना है जिसमें जो सैंपल, मिसाल के तौर पर आपने सैंपल लिया कोई आयोनिक कंपाउंड, लिसन केयरफुली, सैंपल लिया कोई आयोनिक कंपाउंड, ठीक है जी, सैंपल कौन सा ले लिया? आयोनिक कंपाउंड, और उसे डिप कर दिया हाइड्रोकार्बन में। तो हम ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं कि आयोनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं उनमें डिसॉल्व नहीं होते। तो ये गलत सैंपल ले लिया आपने, गलत सॉल्वेंट ले लिया। समझना, सॉल्वेंट लेने की शर्त क्या है? सॉल्वेंट लेने की शर्त क्या है कि जो सैंपल आप टेस्ट कर रहे हो वो सैंपल इस सॉल्वेंट के साथ सॉल्युबल होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ज्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी कर रहे होते हैं, ज्यादातर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे लीफ है, लीफ क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, लीफ की जो कंपोजिशन है वो ऑर्गेनिक है, तो ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजों की स्टडी हो रही होती है। इसीलिए आमतौर से, नॉट ऑलवेज, आमतौर से जो सॉल्वेंट होता है वो एथेनॉल होता है। आमतौर से जो सॉल्वेंट, क्योंकि एथेनॉल एक ऐसा सॉल्वेंट है जो ऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक चीजों को अपने साथ डिसॉल्व कर सकता है। तो आमतौर से वाटर इसमें सॉल्वेंट का रोल प्ले नहीं कर रहा होता, क्योंकि ज्यादातर हम क्या कर रहे होते हैं? ऑर्गेनिक चीजों की स्टडी कर रहे होते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑल ऑफ देम आर सॉल्युबल इन एथेनॉल। तो ज्यादातर आप देखोगे कि यहाँ जो सॉल्वेंट है वो क्या है? एथेनॉल। लेकिन शर्त मैंने बता दी कि शर्त क्या है कि जो सैंपल हम टेस्ट कर रहे हैं दैट सैंपल मस्ट बी सॉल्युबल इन दिस सॉल्वेंट। अगर यहां पर आपका कोई सैंपल है जो सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है तो ये टेक्निक काम ही नहीं करेगी। तो टेक्निक का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि सैंपल मस्ट बी सॉल्युबल इन दी सॉल्वेंट। तो अब फिर से रिपीट करते हैं, हमने सैंपल को क्या किया? क्रश किया, उसका पेस्ट तैयार किया, पेपर कैसे रेडी किया? एक लाइन बनाई, एक स्टार्ट लाइन बनाई और एक सॉल्वेंट फ्रंट बनाया टॉप पर पेंसिल से। उसके बाद जनाब आली सैंपल जो था हमने ड्रॉप किया एक पर्टिकुलर पॉइंट पर और एक परमानेंट स्पॉट क्रिएट किया। परमानेंट स्पॉट क्रिएट करने के बाद इसे एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, इसे एप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमारा वो शर्त पूरी हो रही है, हलीमा कौन सी शर्त? कि सॉल्युबिलिटी मस्ट बी देयर। तो सूटेबल सॉल्वेंट या एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर अलिशबा क्या किया? हमने उसको डिप किया और डिप करके हमने उसे छोड़ दिया ऑब्जर्व करने के लिए। क्या होगा आप जानते हैं? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो पेपर में फ्लो करता है। क्या सॉल्वेंट पेपर में फ्लो करता है? बिल्कुल करता है। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसे डिप करके छोड़ेंगे तो भाई जो सॉल्वेंट होगा वो इस पेपर में ऐसे ऊपर की तरफ रन करेगा। बोलो बेटा, भाई ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ये यूं इस डायरेक्शन में रन करेगा। yes, अगर दिखाऊं तो कुछ ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या होगा कि सॉल्वेंट इस ऊपर चढ़ेगा और इस डायरेक्शन में क्या करना शुरू करेगा? रन करना शुरू कर देगा। ठीक है, पेपर में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। टिश्यू पेपर को अगर आप घर के देख सकते हो, एक टिश्यू पेपर को या एक फिल्टर पेपर को अगर आप ऐसे पानी में लटका के रख लो तो खुद ब खुद क्या होगा उसमें एब्जॉर्ब, या टिश्यू पेपर छोड़ो, एक कपड़े के रुमाल को भी आप ऐसे पानी में लटका के रखोगे तो पानी आहिस्ता आहिस्ता उसमें ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही मैकेनिज्म हो रहा है मेरे बच्चे। प्रिंसिपल क्या है? जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लीफ का जो पेस्ट है इसमें 4 कंपोनेंट छुपे हैं, एक डार्क ग्रीन, एक लाइट ग्रीन, एक येलो और एक ऑरेंज। लेकिन वो इस वक्त ब्लेंड हुए हैं। होगा क्या कि जब सॉल्वेंट इस पे मूव करेगा, जब सैंपल के ऊपर से सॉल्वेंट फ्लो करेगा, बेटा ये इन कंपोनेंट्स को अपने साथ फ्लो कराएगा। और जब ये अपने साथ फ्लो कराएगा, लिसन वेरी केयरफुली, अब ये आखिरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं। जब ये सॉल्वेंट सैंपल के अंदर जो कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट के साथ फ्लो करेंगे तो ये फ्लो करेंगे एज पर देयर मासेस, एज पर देयर मसलन कि जो इस सैंपल में सबसे लाइटर कंपोनेंट होगा, हल्का कंपोनेंट होगा, वो ज्यादा दूर तक जाएगा। भाई सॉल्वेंट क्या कर रहा है? अपने साथ, अब इमेजिन करो मैं सॉल्वेंट हूं और तुम वो कंपोनेंट्स हो, ठीक है जी। अब मैं फ्लो कर रहा हूं, तुम मेरे साथ सॉल्युबल हो, ठीक है ना, तो मेरे साथ तुम मिक्स हो जाओगे।
लेकिन तुम्हारे मासेस डिटरमाइन करेंगे कि तुम मेरे साथ कितनी दूर तक चल सकते हो। जो कंपोनेंट भारी होगा, जो कंपोनेंट मासिव होगा, जो कंपोनेंट का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, वो ज्यादा दूर तक साथ नहीं जा पाएगा। लेकिन जो कंपोनेंट हल्का होगा वो ज्यादा दूर तक साथ जा पाएगा। ये बिल्कुल ओ लेवल की बेसिक बता रहा हूं। तो मिसाल के तौर पर जो हमारा ये सैंपल है जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं लीफ वाला, इसमें क्या है, 4 कंपोनेंट्स है। सबसे हैवी कंपोनेंट डार्क ग्रीन वाला है। तो हम क्या देखेंगे कि जब ये सैंपल मूव करेगा, ये सॉल्वेंट क्या कर रहा है, इसके ऊपर से ऐसे फ्लो करना शुरू हुआ, तो हम क्या देखेंगे कि जनाब यहां थोड़े से डिस्टेंस पे हमें डार्क ग्रीन स्पॉट नजर आएगा। जब सॉल्वेंट फ्लो कर रहा है, अपने साथ इसने सैंपल को भी बहाना शुरू किया। जब सैंपल को बहाना शुरू किया स्लोली, तो इसके कंपोनेंट्स भी साथ मूव करना शुरू हो गए। लेकिन कंपोनेंट्स एक साथ मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके मासेस क्या हैं, अलग अलग हैं। तो अल्टीमेटली जो कंपोनेंट सबसे भारी होगा वो सबसे शॉर्टर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा। इसके बाद अगला नंबर आ जाता है, लीफ की स्टडी तो हमने की भी है इसलिए हमें पता है। अगले नंबर पर हम थोड़ी देर में क्या देखेंगे कि लाइट ग्रीन कंपोनेंट हमें नजर आने लगेगा। क्यों? इससे पता चला कि लाइट ग्रीन कंपोनेंट का जो मास है वो डार्क ग्रीन वाले से कम है, जिसकी वजह से इसने थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। उसके बाद फिर हमें थोड़े दूर पर ऑरेंज टाइप का स्पॉट नजर आने लगेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब, चलो थोड़ी देर में हमें येलो वाला कंपोनेंट नजर आने लगेगा। येलो वाला कंपोनेंट क्या मतलब हुआ कि येलो वाले कंपोनेंट का जो मास होगा वो और लाइटर है, और बिल्कुल आखिर में जाकर हमें एक चौथा स्पॉट नजर आने लगेगा। इससे क्या पता चला, जरा समझो कि जितने नंबर ऑफ स्पॉट सैंपल की लाइन में हमें नजर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो सैंपल था वो कितने डिफरेंट कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट कर रहा था। यस और नो, ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, कि जितने हमें डिफरेंट यहां पर स्पॉट नजर आएंगे, सैंपल कितने स्पॉट में डिवाइड हुआ, 4 स्पॉट में। तो हम क्या कंक्लूजन करेंगे अब्दुल्ला कि दिस सैंपल इज एटलीस्ट कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट कंपोनेंट। ये सैंपल एटलीस्ट कितने कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट कर रहा है, 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स पे कर रहा है। तो क्या हम इसे प्योर सैंपल कह सकते हैं? नहीं। प्योर कौन होता है, जो अकेले एक चीज पर कंसिस्ट कर रहा हो। अगर मान लीजिए इसकी एनालिसिस करते हो और एक ही स्पॉट आता, इसकी एनालिसिस करते हो और एक ही स्पॉट आता, फिर हम क्या कहते हैं, ये प्योर सैंपल। लेकिन यहां पर हमारा क्या कंक्लूजन, लीफ को गोली मारो, यहां पर आपको 4 स्पॉट मिले मिसाल के तौर पर, तो 4 स्पॉट का मिलना क्या बताएगा कि भाई ये सैंपल जो आप टेस्ट कर रहे हो इसमें कम से कम 4 कंपोनेंट्स, 4 अलग कंपोनेंट्स जिनका मास एक दूसरे से अलग है, वो इसमें शामिल हुए थे। सॉल्वेंट ने जब फ्लो किया तो इनको अपने साथ फ्लो कराया विद रिस्पेक्ट टू देयर मासेस। जिसका मास कम था वो ज्यादा दूर तक साथ दिया, और जिसका मास ज्यादा था वो कम दूर तक साथ दिया। इस तरह से डिस्टेंसेस में क्या हो गए, ये सेपरेट। ये सॉल्वेंट का सॉरी नहीं, सॉल्वेंट हम कलर लेते ही नहीं है। सॉल्वेंट हम लेते हैं कलर, एथेनॉल तो वैसे भी कलरलेस होता है, जितने भी ज्यादातर ऑर्गेनिक लिक्विड से कलरलेस होते हैं। हाँ मैं बता, अभी आ रहा हूँ उस तरफ, अभी बिल्कुल बेसिक आऊंगा उस तरफ भी आ रहा हूँ। ठीक है, तो पहला बिल्कुल बेसिक क्रोमैटिक, क्योंकि पहली दफा पढ़ा रहा हूँ, सही है, हो सकता है स्कूल में पढ़ाओ, नहीं पढ़ाओ, हो सकता है बहुत पहले पढ़ाओ, इसलिए पहले एक्सपेरिमेंटल प्लान को दिमाग में समझना जरूरी है। तो हमने क्या किया, पहले जो भी सैंपल होगा, लीफ की तो मैंने एग्जांपल दे दी, जो भी सैंपल होगा पहले उसे तैयार करेंगे, यानी उसे क्रश करके पेस्ट वाइल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्रोमेटोग्राफिक पेपर को रेडी करेंगे, उस पर 3 लाइन डालेंगे, एक बिल्कुल नीचे एक स्टार्ट लाइन डालेंगे, एक सॉल्वेंट फ्रंट डालेंगे, और उसके बाद उस पे सैंपल का स्पॉट बनाएंगे, परमानेंट स्पॉट ड्रॉप बाय ड्रॉप करके। जब परमानेंट हो जाएगा, अब उसे अप्रोप्रिएट सूटेबल मुबीन सूटेबल सॉल्वेंट में क्या करेंगे, डिप। क्या बिल्कुल पेपर को घुसेड़ देना अंदर, कपड़े की तरह भिगो देना है? भाई अगर पूरा डिप कर दोगे तो क्या होगा, सैंपल ही बह जाएगा। एग्जामिनर अब यहाँ सवाल पूछेगा कि पूरा पेपर क्यों नहीं डिप कर सकते, पूरा पेपर डिप कर दे, तो क्या होगा भाई, ऐसा ही है कि अगर आपने पानी में थोड़ा सा टिप डिप किया है तो पानी स्लो फ्लो करेगा। अगर पूरा ही आप एक साथ डिप कर दोगे तो क्या होगा, ये जो सैंपल का स्पॉट बना है वॉश आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉश आउट। तो आपने वॉश आउट तो नहीं करना है ना, आपने फ्लो करवाना है सॉल्वेंट को इसके ऊपर से। तो इसलिए पहला सवाल एग्जामिनर पूछेगा कि भाई अगर पूरे पेपर को डिप कर दें या अगर सॉल्वेंट का लेवल बहुत हाई रखें तो क्या होगा, आप कहोगे सैंपल वॉश आउट हो जाएगा। सैंपल क्या हो जाएगा। अब दूसरा सवाल पूछेगा कि पेंसिल से लाइन क्यों बना रहे हो, पेन से क्यों नहीं बना रहे। भाई पेन में क्या होता है, डाई होती, इंक में क्या होती है, पेन की इंक में क्या होती है, डाइज। अब वो डाइज क्या होती है, देखने में तो आपको ब्लू नजर आ रहा है, लेकिन वो भी मल्टीपल कंपोनेंट से मिला के बनी होती है। तो अगर आप लाइनें पेंसिल से की जगह पेन से बनाओगे तो सैंपल के साथ जो इंक के कंपोनेंट्स है वो भी फ्लो करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, खराब।
भाई सैंपल को फ्लो कराना था ना, अब अगर लाइनें इंक से बनी हुई होंगी तो इंक भी फ्लो करेगी, जब इंक फ्लो करेगी तो इंक के कंपोनेंट्स भी आपके कंपोनेंट्स के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्सअप। इसीलिए लाइंस किससे बनानी है हमें, पेंसिल से बनानी। इज दैट क्लियर? ये हमने सबसे नीचे वाली लाइन क्यों बनाई, टू स्टैंडर्डाइज, कि भाई सॉल्वेंट का लेवल सबके लिए बराबर हो। ये जैसे अभी तो मैंने एक ही सैंपल को स्टडी किया ना, हम एक वक्त में मल्टीपल सैंपल्स को भी स्टडी कर सकते हैं, मैं अगली डायग्राम में दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये बात समझनी। अच्छा, फिर इसके पर कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस क्या है, कैलकुलेशन क्या है ये बहुत समझो अच्छे से बेटा। आप इसमें जो कंपोनेंट्स अलग अलग हुए ना, उनकी निकालते हैं आरएफ वैल्यू। आरएफ कहते हैं रिटेंशन फैक्टर को। आरएफ किसे कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर। यानी जब आपको रिजल्ट मिल गया, रिजल्ट बनाना समझ में आ गया, सैंपल को टेस्ट किया, सॉल्वेंट ने फ्लो किया, सॉल्वेंट की शर्त क्या है कि सॉल्वेंट मस्ट बी सॉल्युबल, सॉरी जो सैंपल है मस्ट बी सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। मास बात समझ में आ रही है शहीद, रुमैसा? Yes, sir. ठीक है ना, सॉल्वेंट मस्ट बी सॉल्यूट मस्ट बी, सैंपल मस्ट बी सॉल्युबल इन दी सॉल्वेंट। अब जब उसने फ्लो किया, अपने साथ कंपोनेंट फ्लो करा लिया, आपको ये स्पॉट्स मिल गए, स्पॉट मिल गए। अब आपने इसके ऊपर एक कैलकुलेशन करनी होती है जिसे हम कहते हैं आरएफ फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर। आरएफ इज रिटेंशन फैक्टर, ये एमसीक्यू में आया हुआ है, अक्सर बच्चे इसको रिलेटिव फ्लो समझते हैं। आरएफ इज रिटेंशन फैक्टर, लिख लेना कहीं पर, रिटेंशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, ये एग्जाम में भी आया था कई दफा कैलकुलेट करने के, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, रिटेंशन जी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अब जरा समझ लो बेटा, सॉल्वेंट का जो, समझना, सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस है वो हम स्टैंडर्ड रखते हैं। स्टार्ट लाइन से लेकर ये जो सॉल्वेंट फ्रंट बनाया था हमने, ये डिस्टेंस हम स्टैंडर्ड रखते हैं, विच इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट फ्रंट हमने इसीलिए बनाया था ताकि स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए। दिस लाइन, ठीक है, दी अपर लाइन, ये डिस्टेंस हम फिक्स रखेंगे, विच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। अब मिसाल के तौर पर हमें इस वाले कंपोनेंट का आरएफ निकालना है, इस वाले कंपोनेंट का क्या निकालना है, आरएफ। फॉर्मूला क्या है सदुल्ला, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का डिस्टेंस तो सबके लिए एक जैसा रहेगा भाई, सॉल्वेंट वाला डिस्टेंस इज ऑलवेज दिस वैल्यू, स्टार्ट लाइन से लेकर सॉल्वेंट फ्रंट तक जो लाइन है, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस बाय सॉल्वेंट। तो हसीना ये हमेशा फिक्स रहेगा, यस और नो? लेकिन अगर मुझे इस कंपोनेंट का आरएफ निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्केल यहां रखूंगा और यहां रख के यहां से यहां तक का सेंटीमीटर में क्या ले लूंगा, डिस्टेंस ले लूंगा। स्केल से करना है भाई, पेपर में भी आता है स्केल से करना है। क्या करना है भाई, आपको उसने कहा कि भाई फला कंपोनेंट नंबर 2 का क्या निकालें, आरएफ निकालें, तो आपने स्टार्ट लाइन पे स्केल रखा, ये डिस्टेंस मेजर किया, ठीक है जी। मान लीजिए ये डिस्टेंस आया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आ गया, स्केल में सेंटीमीटर में आएगा, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। और लेट्स से कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट था, लेट्स से कि ये डिस्टेंस था, लेट्स से नहीं 25 तो ज्यादा हो जाएगा, कितना बड़ा होगा, चलो 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है जी। ये डिस्टेंस था 12 सेंटीमीटर। तो आरएफ वैल्यू कैसे निकलेगी इस कंपोनेंट की, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सीधा सीधा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट की जगह क्या आ जाएगा, 5, और यहां क्या आ जाएगा, 12। तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका आंसर जो है वो 1 या 1 से कम आएगा। कितना आंसर बनेगा यहां पर, कितना आंसर बनेगा, 5 डिवाइड बाय 12 है 0.45। तो ये आरएफ वैल्यू आ गई इस कंपोनेंट की। हर कंपोनेंट की अलग अलग निकाली जाएगी, अगर एग्जामिनर कहेगा तो अलग अलग निकालनी होगी हर कंपोनेंट की वैल्यू। फिर समझ लीजिए मेरे बच्चे, आपको ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप अच्छे से समझ में आना चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट, ये हर सॉल्यूट के लिए अलग अलग होगा और सॉल्वेंट के लिए एक ही जितना डिस्टेंस होगा। इस स्केल से मेजर करेंगे, कोई अलग से आपको आके नहीं बताएगा। और याद रखिए इसमें सॉल्यूट वाला डिस्टेंस ऊपर है, सॉल्वेंट वाला नीचे। मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूट हुआ, जो आपने पूछा, कोई ऐसा सॉल्यूट हुआ जो बिल्कुल टॉप तक मूव कर गया, बिल्कुल टॉप तक चला गया। जब टॉप तक चला गया तो उसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सेम। अगर मान लीजिए कि बिल्कुल सॉल्वेंट के साथ साथ ही मूव कर गया एक कंपोनेंट, ठीक है, बिल्कुल आखिर तक चला गया, आखिर में जाके कहीं स्पॉट दिया, तो फिर वहां पर डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा।
समझने की बात यह है कि आपसे एग्जामिनर ये कैलकुलेशन करवाएगा, हो सकता है एक कंपोनेंट नहीं बल्कि एक से ज्यादा कंपोनेंट की करवा ले, और जिसका आरएफ वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका क्या मतलब है, आरएफ वैल्यू जिसकी ज्यादा आ रही है इसका मतलब है वो ज्यादा फ्लो कर रहा है, कम फ्लो कर रहा है, ज्यादा। जो जितना ज्यादा लाइटर होगा वो उतना दूर तक फ्लो कर रहा है। यानी अगर एग्जामिनर यूं भी दे सकता है, आपको ये सब डायग्राम वगैरह कुछ ना दे, आपसे कहे एक कंपोनेंट उसकी आरएफ वैल्यू है 0.5 और एक कंपोनेंट है इसकी आरएफ वैल्यू है 0.35 और एक कंपोनेंट है जिसकी आरएफ वैल्यू है 0.63। अब आपसे कहे बताओ भाई इनके बारे में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो आप क्या बताओगे कि जिसकी वैल्यू 0.63 है ये सबसे लाइटर कंपोनेंट है, यस और नो, और ये सॉल्वेंट के साथ सबसे दूर, और जो जिसकी वैल्यू 0.35 है वो सबसे हैवियर कंपोनेंट है। क्योंकि इस वक्त तो हम बात कर रहे हैं फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा है, मासेस पर, कि जो जितना मासिव है वो उतना कम फ्लो कर रहा है और जो जितना लाइटर है वो उतना ज्यादा फ्लो कर रहा है। तो इसलिए अगर आपको यहाँ 3 आरएफ वैल्यूज दे दी जाए और आपसे कहा जाए बताओ इससे क्या पता चल रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि जिस भी सैंपल की एनालिसिस हुई है वो कितने कंपोनेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, 3, 1 2 3, और इन तीनों कंपोनेंट में जो सबसे लाइटर कंपोनेंट है जो सबसे दूर तक फ्लो कर रहा है वो कौन सा वाला है, 0.63 वाला, और जो सबसे हैवियर कंपोनेंट है जो सबसे कम फ्लो कर रहा है वो कौन सा वाला है, 0.35 वाला है। यस और नो, ये बात समझ में आती है। अब एक आखिरी बात, उसके बाद फिर इसी क्रोमेटोग्राफी की दूसरी बात, हाँ नहीं दो का नहीं होता, हर का अलग अलग होता है, हर का अलग आरएफ होता है, ठीक है। अब जनाब अली एक आखिरी बात इसी पेपर में, बात दफा क्या होता है आप सैंपल को एनालाइज करते हो, आप सैंपल को एनालाइज करते हो लेकिन स्पॉट क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे हो, स्पॉट्स क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे होते, आप बोलते हो यार ये क्या हो गया, तो बेटा आप यानी बात दफा असल में जो सैंपल एनालाइज हो रहा होता है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कलर्ड नहीं होते, तो जब कलर्ड नहीं होंगे तो उनके जो सेपरेशन है वो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होगी। तो इन दैट केस जब आप क्रोमेटोग्राफी कर लेते हो तो फिर आप एक और केमिकल का इस्तेमाल करते हो जिसको लोकेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकेटिंग एजेंट। यानी मान लीजिए आपने एक सैंपल को एनालाइज किया और आपको स्पॉट्स क्लियर नहीं मिले, आपने बोला यार लगता है कि या तो स्पॉटिंग हुई नहीं है या फिर जनाब कलरलेस स्पॉट्स है, तो उनको कलर देने के लिए आप जिस डाई का जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हो वो क्या कहलाता है, लोकेटिंग एजेंट। क्या मतलब, आपने पहले क्रोमेटोग्राफी कर ली और करने के बाद फिर इस पेपर को लोकेटिंग एजेंट में डिप करें, लोकेटिंग एजेंट में डिप किया तो अगर स्पॉटिंग हुई भी है तो उस पे कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगला डेफिनेशन इसके साथ एक हो गया आरएफ, आरएफ को डिफाइन करने आएगा, कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, ठीक है, ऑन द क्रोमेटोग्राफी पेपर। ये आरएफ की डेफिनेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया, कैलकुलेशन सीख ली। अगला डेफिनेशन क्या है, लोकेटिंग एजेंट। व्हाट इज लोकेटिंग एजेंट, ये भी मैंने बताया हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना है हमजा, हर केस में इस्तेमाल नहीं होगा। जब आपके स्पॉट्स अब्दुल्ला क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, इन दैट केस आप क्या करोगे, उन स्पॉट को विजिबल करने के लिए, उनको कलर देने के लिए स्पेशल केमिकल का इस्तेमाल करोगे। और इसका इस्तेमाल शुरू में नहीं होगा, शुरू में तो काम खराब हो जाएगा। जब आपने क्रोमेटोग्राफी कर ली अब उसके बाद आप उसे लोकेटिंग एजेंट में डिप करोगे। तो लोकेटिंग एजेंट क्या होता है, इट्स अ chemical used to identify colorless components on a chromatogram। जब आपका क्रोमेटोग्राफिक पेपर पे आपने काम किया, क्रोमेटोग्राम बनाया, हाँ भाई मुजना रजा मुनीजा जो भी हो, तो जो क्रोमेटोग्राम आपने बनाया तो इस क्रोमेटोग्राम पे अगर आपके पास कुछ ऐसे कलरलेस कंपोनेंट्स आ रहे थे जिस पर आप विजिबिलिटी नहीं थी और आपको पता था कि यहाँ सेपरेशन तो होनी चाहिए, तो उनको विजिबिलिटी देने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाएगा वो लोकेटिंग एजेंट है। और तुम्हारी बुक में एक स्टेटमेंट भी है, वो भी लिखवा देता हूं कि जैसे प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की जब हम एनालिसिस करते हैं प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स में सेपरेट होते हैं। बायोलॉजी वाले जानते हैं प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड्स कलर्ड नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं। तो मान लीजिए एक प्रोटीन है, उसको और तीन अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ। अब आप जब उसकी क्रोमेटोग्राफी करोगे तो उसमें 3 स्पॉट्स आ जाएंगे। जब 3 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है तो तीनों अमाइनो एसिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, 3 स्पॉट्स आ जाएंगे, लेकिन ये तीनों स्पॉट्स विजिबल नहीं होते। तो जाहिर है जब विजिबल नहीं है तो इनको विजिबल करने के लिए आप क्या करेंगे, लोकेटिंग एजेंट। तो जो लोकेटिंग एजेंट पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड के लिए इस्तेमाल होता है, इसका नाम भी बुक में मौजूद है, इसलिए याद रखें, एमसीक्यू में आ सकता है, निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन इज वन ऑफ द लोकेटिंग एजेंट्स। निनहाइड्रिन इज अ केमिकल, ठीक है, इज अ
locating agent used to, हाँ जी, used to locate spots of amino acids during protein chromatography. शहीर, बात समझ में आ रही है तुम्हें? उमर रेहान, रुमैसा मुबश्शिर, Yes, sir. Yes, sir. अब्दुल्ला अशफाक, फरिया, अब्दुल्ला, Yes, sir. मायरा बागले, कैफ, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे Yes, बच्चे sir. रिपीट कर लेते हैं पीछे से बात को कि क्रोमेटोग्राफी में क्या गेम चल रही है। तो क्रोमेटोग्राफी का एक रफ अंदाजा तो तुम लोगों को हो गया कि भाई स्पॉटिंग का क्या मतलब है और क्या नहीं। अब मैं तुम्हें इसके मल्टीपल वर्जन दिखाने वाला हूं। अब ये वर्जन हो सकता है ये प्लानिंग में आ जाए, लेकिन ज्यादातर एमसीक्यू या थ्योरी में आता है, ठीक है ना। तो आपको एक बेसिक अंदाजा हो गया कि क्रोमेटोग्राफी का सेटअप कैसे डिजाइन किया जाता है और इस डिजाइनिंग में कैलकुलेशन क्या क्या होती है और जो अलग से बातें हैं वो क्या क्या। अब मेरे पास और रीजनिंग कि भाई इसमें पेंसिल का इस्तेमाल क्यों होगा, पेन का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा, कि पेन की जो इंक है वो डाई कंटेन करती है एंड दोस डाई आल्सो आर मेड अप ऑफ कंपोनेंट्स। तो अगर आप पेन का इंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेन की इंक भी जो है वो सॉल्वेंट के साथ फ्लो करेगी और आपके कंपोनेंट्स को, आपकी कंपोजिशन को खराब कर देगी। अब मेरे बच्चों मल्टीपल जो है ना वो चीजें, यहां जो हमने पहला एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल में तो हमने क्या किया, कंपोजिशन एनालाइज की। लेकिन आए क्रोमेटोग्राफी की मल्टीपल सूरतें हो सकती हैं। एक और सूरत देखते हैं, एक मिनट बेटा, डायग्राम आ रही दोबारा से। ये हमारे पास आ गया क्रोमेटोग्राफिक पेपर, मान लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक पेपर आ गया, दोबारा से देखो बेटा तवज्जो से। और ये हमारे पास पेंसिल से हमने बनाई है लाइंस, बेटा तवज्जो रखो। अच्छा, ये बिल्कुल बेस पर हम लाइन बना रहे हैं, हम अपनी ईज के लिए बना रहे हैं। बात दफा नहीं भी बनी होगी तो टेंशन की बात नहीं है। जो लाइन लाजमी है वो कौन सी वाली है, स्टार्ट लाइन, जिस पर हम सैंपल को ड्रॉप करते हैं। और उसके बाद दूसरी जो लाइन लाजमी है वो कौन सी है, जो टॉप पे बनाते हैं, विच इज जी सॉल्वेंट फ्रंट। अब तवज्जो रखो बेटा, अब समझो बच्चे, आपको एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है कि ये है सैंपल ए जिसके स्पॉट आ रहे हैं कुछ यूं। अब ये देखना है कि आप समझ पाते हो। एक है सैंपल बी जिसके स्पॉट आ रहे हैं कुछ यूं। अब इसको एग्जामिनर कहेगा कि ये रेफरेंस सैंपल है। क्या है ये, एग्जामिनर कहेगा ये रेफरेंस सैंपल है। और अब आपके सामने जो सैंपल एनालाइज हो रहा है वो है एक्स और वाई। जो सैंपल एनालाइज हो रहा है वो है एक्स और वाई। पूरी बात समझ लो। और एक्स और वाई के स्पॉट्स कैसे आए, कुछ ऐसे। और वाई का स्पॉट कैसे आया है, कुछ इस तरह से आया। ठीक है जी, आए जरा इसके कंक्लूजन निकालते हैं। मेरे बच्चे, आपको सवाल पूछेगा एक्स के बारे में क्या क्या बता सकते हो, ठीक है। रेफरेंस सैंपल ए और बी दिया हुआ है, एक्स के बारे में क्या क्या बता सकते हो ये बता। सबसे पहले बताओ एक्स कितने कंपोनेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, एक्स कितने कंपोनेंट पे कंसिस्ट कर रहा है, 2 कंपोनेंट पर। क्या ये सबको क्लियर है, ऑनलाइन ऑफलाइन? हाँ भाई, अरे आवाज निकाल। Yes. कंपोनेंट पे कंसिस्ट कर रहा है 2। कौन से 2 कंपोनेंट है, एक ये वाला है, एक ये वाला। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो एक्स प्योर नहीं है। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या एक्स के अंदर ए और बी जो रेफरेंस सैंपल है उनका कोई कंपोनेंट कॉमन है? तो आप देखोगे कि जिसके डिस्टेंस ट्रेवल हो रहे हैं, कॉमन सेंस है। अगर कहीं पर दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे आप देखें तो सैंपल ए में जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आप देखें सैंपल ए का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, सैंपल ए का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है और जो ऊपर वाला बी का, मैं हाईलाइट कर देता हूं ये वाला, ये दोनों आप देखें बेस लाइन से सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोस्ट लाइकली दीज आर सेम कंपोनेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स डाई के अंदर एक कंपोनेंट ए का कॉमन है? बोलो भाई, एक्स डाई कैसे पता लगा रहे हैं जाहिर कि भाई हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमें नजर आया कि ए के साथ एक्स का एक कंपोनेंट मैच कर रहा है।
और अगर एक्स का दूसरा कंपोनेंट देखें तो क्या वो बी के साथ मैच कर रहा है? देखो बेटा, Yes, sir. ठीक है ना। तो ये वाला कंपोनेंट देखें मायरा वागले, ये बी के साथ मैच कर रहा है। तो क्या मैं ये कंक्लूजन दूंगा, मेरी बात समझना, कि एक्स जो है वो दो कंपोनेंट्स में कंसिस्ट कर रहा है, ये प्योर नहीं है। एक्स के अंदर एक कंपोनेंट रेफरेंस सैंपल ए का कॉमन है और एक कंपोनेंट रेफरेंस सैंपल बी का कॉमन है, और जो कॉमन है उनका आरएफ वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। व्हाट अबाउट वाई? वाई के बारे में क्या कंक्लूजन निकलेगा? वाई प्योर है या इम्प्योर है? इम्प्योर है। Impure. कर रहा है तीन कंपोनेंट में। y का जो पहला कंपोनेंट है वो किससे मैच कर रहा है? रेफरेंस सैंपल b से। y का जो दूसरा कंपोनेंट है वो किससे मैच कर रहा है? रेफरेंस सैंपल b से। B. a से मैचिंग नहीं हो रही। और y का जो तीसरा कंपोनेंट है ना वो a से मैच कर रहा है ना वो b से। तो क्या मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूं कि y में a सैंपल का कोई कंपोनेंट मिक्स नहीं हुआ हुआ? y में a सैंपल का कोई कंपोनेंट मिक्स Yes, sir. नहीं हुआ हुआ, बल्कि y में b के दोनों कंपोनेंट्स हैं, और मोर ओवर y के अंदर एक एडिशनल कंपोनेंट भी शामिल है। तो अब मिसाल के तौर पे अब आप समझो कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, अब उसको आपने कोई सैंपल भेजा या उन्होंने छापा मारा आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आप कोई मसाला तैयार कर रहे हो, आपने कहा कि यार ये जो मसाला मैं तैयार कर रहा हूं इसमें जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है ए और बी फूड कलर मैं वो डाल रहा हूं, या मैं ये जो जूस तैयार कर रहा हूं इसमें जो फूड कलर मैं डाल रहा हूं ये ए और बी है रेफरेंस जो अलाउड है। तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या करेगा? बोलेगा अच्छा ए और बी डाला है तुमने, चलो ठीक है। वो क्या करेगा? आपका जूस का सैंपल लेगा और ए और बी से क्या करेगा? कंपेयर करेगा। अब अगर मान लीजिए वाई वाला आपका जूस का सैंपल है, तो जब वाई वाले को वो कंपेयर करेगा तो क्या नजर आएगा उसे कि वाई वाले के अंदर बी वाला कंपोनेंट तो शामिल है लेकिन ए वाला कोई कंपोनेंट शामिल नहीं है, बल्कि एक एडिशनल कंपोनेंट शामिल है जो ना ए से मैच कर रहा है ना बी से मैच कर रहा है। तो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट वैसे पाकिस्तान में तो रिश्वत लेके काम चला लेगा, लेकिन अगर बाय लॉ चला जाए तो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या कहेगा कि आपका प्रोडक्ट अप्रोप्रिएट फॉर यूजेज नहीं है, अप्रोप्रिएट फॉर ड्रिंकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो रिकमेंडेड कलर्स है ए और बी, रिकमेंडेड फूड कलर्स हैं वो इस्तेमाल नहीं किए, और फिर आपने पता नहीं कौन सा एक नया कंपोनेंट ऐड कर दिया है, वी डोंट नो कि इज इट सेफ और नॉट, तो इसलिए ये आपका प्रोडक्ट अप्रूव नहीं होता, आप इसे मार्केट में नहीं बेच सकते। समझ में आ रही है? तो आपको कंक्लूजन ड्राइव करना आने चाहिए, कंक्लूजन ड्राइव करने की लॉजिक समझ में आनी चाहिए। लॉजिक क्लियर है कि जनाबे आली आपने वर्टिकली क्या देखना है कितने कंपोनेंट्स हैं, और हॉरिजॉन्टली क्या देखना है कि कौन से कंपोनेंट्स मैच कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अलिशबा, इकबाल, समझ में आई है बात? जी जोहा सिराज, हाँ भाई। ऑनलाइन में जारा नदीम, बात क्लियर है बेटा? मास ख्वाजा, कैफ सिद्दीकी, अब्दुल्ला Yes, sir. इस्फाक। Sir. Yes, sir. अच्छा, अब आ जाए एक्स भी प्योर कैसे होगा? प्योर उस वक्त होगा जब एक स्पॉट आ रहा होगा। मिसाल के तौर पर इधर देख लें, मिसाल के तौर पर इसमें एक और कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं ये जी कंपोनेंट, और जी का स्पॉट आ रहा होता यहां पर आ रहा होता, तो हम कहते हैं जी का स्पॉट मैच तो नहीं कर रहा, ना ए से मैच कर रहा है ना बी से मैच कर रहा है, लेकिन क्योंकि जी में एक ही कंपोनेंट है तो जी जो भी है इट्स अ प्योर। ठीक है ना? तो आपको प्योरिटी का भी अंदाजा हो रहा है, आपको कंपोजिशन का भी अंदाजा हो रहा है, एंड इफ यू हैव द रेफरेंस तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट किस रेफरेंस से मैच कर रहा है। इज दैट क्लियर? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर मेरे बच्चे? दैट्स ऑल अबाउट क्रोमैटोग्राफी। जी सॉरी, प्योर कहते हैं उस सब्सटेंस को जिसमें एक ही तरह का मटेरियल हो। तो अगर एक सब्सटेंस को सेपरेट किया और दो हिस्सों में डिवाइड हो गया तो प्योर कैसे हुआ? प्योर का मतलब है जिसमें सिर्फ वही चीज शामिल हो। समझ में आ रही बात? एक तरह का कंपोनेंट हो। इससे बदला कि एक कंपोनेंट इसमें ए वाला मिक्स है, एक कंपोनेंट बी वाला मिक्स है। जी ए और बी का नहीं, यहाँ तो हम एक रैंडम एग्जांपल के लिए कर रहे हैं। हाँ, अगर हम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वाली एग्जांपल पे चले जाए तो वहां पर क्या होता है, रिकमेंडेड रेफरेंसेस होते हैं, उनसे मैच करना जरूरी होता है। अगर उनसे मैच नहीं कर रहा तो फिर वो अप्रूव नहीं होगा। जी सॉरी, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ब्लड की स्टडी में भी इस्तेमाल होता है कि ब्लड कंपोनेंट्स में हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए भी ये तरीका इख्तियार किया जाता है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो क्रोमैटोग्राफी ओवरऑल
बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बहरहाल तवज्जो तलब टॉपिक है। आपको क्रोमेटोग्राफिक पेपर का पता होना चाहिए, लाइंस का पता होना चाहिए, इसकी रीजनिंग का पता होना चाहिए, डिस्टेंस कैसे मेजर करना है ये पता होना चाहिए, वर्टिकल लाइन में जो स्पॉट्स आ रहे हैं उनका क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो सेम स्पॉट्स आ रहे हैं उनका क्या मतलब है, आप लोकेटिंग एजेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, सैंपल प्रिपरेशन में किस चीज का ध्यान रखेंगे, और सॉल्वेंट कोई सा भी उठा लेंगे नहीं, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें सॉल्यूट क्या हो, सॉल्युबल। ठीक हो गया, ये हमारा क्रोमेटोग्राफी का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? क्या दिखाऊं? आपने बहुत अच्छे है ना, आपने जल्दी जल्दी कर लिया। पानी की बोतल जी। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, जी हाँ। भाई मास समझ में आ गया अच्छे से बेटा? Yes, sir. बेटा थ्योरी लिखिए, इसकी डिक्टेट कर रहा हूँ, थ्योरी लिखिए शाबाश, और एक एक दफा जुमला बोलूंगा, बस तेज से लिखना है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्लानिंग में आया है तो पूरा लिखवाना जरूरी है। जी बेटा बोलो, अली बोलो। स्केल रखिए, स्टार्ट लाइन है ना, स्टार्ट लाइन पे स्केल रखेंगे, स्केल का 0 स्टार्ट लाइन पे, और जहां तक कंपोनेंट है वहां तक का डिस्टेंस ले लेंगे। हाँ हाँ, आरएफ निकलवाएगा नहीं, ये सॉल्वेंट फ्रंट के लिए तो यहाँ से यहाँ तक है। अब इस कंपोनेंट का मैंने कहा था आरएफ निकालना, ये डिस्टेंस दिया ना, लेटर क्या है? हाँ जी, हाँ 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 बिल्कुल, पॉइंट में भी ज्यादा पॉइंट्स में ही आती है। चलो बेटा लिखेंगे क्रोमेटोग्राफी, जाओ लिखिए। दिस टेक्निक, बेटा जल्दी जल्दी लिखेंगे, बार बार हाँ नहीं करेंगे, एक दूसरे का देख के लिख लेना अगर नहीं समझ में आए। क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी लिखें, एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग में लिखने के लिए आएगी। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट, तेज तेज लिखेंगे, पिन ड्रॉप स्टाइल। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट substances that have different solubilities and masses, that have different solubilities and masses in a given solvent, that have different solubilities and masses in a given solvent, in a given solvent, in a given solvent ना, masses तो आपने डिप किए सॉल्वेंट में ना। लिखिए नेक्स्ट लाइन में लिखें, that have different solubilities and masses in a given solvent, in a given solvent. Next line लिखें, a pencil line is drawn on chromatography paper, a pencil line is drawn on a chromatography paper a pencil line is drawn on a chromatography paper and spots of the sample, ये डिजाइनिंग के स्टेप्स आ रहे हैं, and spots of the sample are placed on it, are placed on it until it becomes permanent, until it becomes permanent. जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग हमने आपको बिल्कुल लिखवा दिए हैं, अब खुदा के लिए एग्जाम में लिख लेना सही, until it become permanent। जी नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपोनेंट का कलर पता चलना चाहिए आपको, सैंपल को कैसा भी हो। नेक्स्ट टाइम लेके, पेंसिल इज यूज्ड as ink would run into the chromatogram along with the samples। ये रीजन आ गया, अगर एग्जाम में पूछता है कि पेन से क्यों नहीं आ रहा, क्या पेंसिल इज यूज्ड as ink would run into the chromatogram, into the chromatogram along with the samples, into the chromatogram along with the samples। नेक्स्ट टाइम लिखें, the paper is
the paper is then lowered. अच्छा एक काम करें भाई, ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले जी, आप यहां से देख के ही कॉपी कर लें। बेटा लिखना तो जरूरी है ना चंदा, अगर बगैर लिखी तुम सब कुछ सीख जाते तो फिर सारा ही कुछ लिखा हुआ है पहले से। नजर आ रहा है? Yes, नजर आ रहा है sir. भाई? ये थर्ड पॉइंट देखो, दी पेपर इज देन लोअर्ड। लिखो बेटा इसको, पैराग्राफ को कंप्लीट करो, शाबाश। दी पेपर इज देन लोअर्ड, थर्ड पॉइंट है ये। अब नजर आ रहा है क्लियर? ये डिफरेंट वाले पॉइंट तक लिखना है, शाबाश। लिखो जी। तो जो किए हैं मुनि में से आएगा ना, बस ये तो एक एक करके कराए हम, इसमें क्या गैस दे देंगे आपकी तसल्ली के लिए। करो ना, लिख क्यों नहीं रहे भाई? लिखना है अल्लाह के बंदे। एक बार भी लिखा हुआ नहीं होगा तो पेपर में नहीं लिखा जाएगा आपसे। जी ऑनलाइन वालों लिख लिया आपने? ये सेकंड लास्ट पॉइंट तक लिखना है, डिफरेंट सब्सटेंसेस वाले पॉइंट तक। हो गया? अब्दुल्ला लिख रहे हो? Yes, sir. तीन तीन अब्दुल्ला है हमारे पास, अब्दुल्ला अशफाक, अब्दुल्ला हनीफ और अब्दुल्ला मोहम्मद, और चौथा अब्दुल्ला मुबीन। तुम आते कम हो ना, इसलिए तुम्हारा। कल एक खातून का मैसेज आया, मैं मुबीन की बात कर, मैं तुम्हारा समझा, फिर मुझे याद आया एक और बच्चा भी मुबीन, वो इतना कम आता है कि मैं भूल ही गया कि वो भी एक स्कूल है। मूवमेंट, मूवमेंट जो फ्लो होता है ना, उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। कैपिलरी एक्शन कहते हैं राइज ऑफ फ्लूइड इन दी पेपर। जैसे स्ट्रॉ में राइज ऑफ फ्लूइड होता है ना, जब स्ट्रॉ में आप फ्लूइड ऊपर चढ़ता है, इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इसी तरह से पेपर में भी जो फ्लूइड ऊपर चढ़ेगा, इसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। Different substances have different solubility, so will travel at different rates, causing the substances to spread apart. Those substances with higher solubility will travel further than others. लिख लिया? आगे चल रहे हैं भाई? Yes, sir. अच्छा जल्दी कर लो भाई। ठीक है सर, लिख लिया। जगह खत्म हो गई है, कॉपी भर गई पूरी, 2 पेजेस भर गए, वो बाकी लिख रहा है भाई। अल्लाह, तुम लिख नहीं रहे हैं, क्यों आते हो तुम फिर क्लास लेने के लिए? कहाँ लिखा है ऊपर? डायग्राम वायग्राम कुछ ऊपर खाली नहीं छोड़ी? खाली जगह क्यों छोड़ी है उधर? बराबर गलती से छोड़ो, आधा पेज गलती से छोड़ गया, ये क्या बात है? असल क्या बात है यार, चेहरे पे वो जो जो वो इबलीसपन था वो नजर नहीं आ रहा है, चेहरों पे शराफत का लिबादा कैसे? हाँ तुम भी थोड़ा गम ले लो भाई।
भाई डन हो गया? अरे भाई क्या कर रहे हो, 4 पॉइंट लिखने? नहीं नहीं, अबे जल्दी लिखो। अब डायग्राम देख लिए, देखें पहले डायग्राम, बस छोड़ो, इसका रह गया छोड़ दो। कैसे आ गए आज तुम? अरे आज हसीना तब आप कैसे आ गई बेटा? आप तो हर बार को कोई ना कोई बहाना करके टुल्ला मार लेती हैं, आज कैसे? नहीं, आप एक इतवार आई थी, उससे पहले वाले में नहीं आई थी और पिछले वाले में भी नहीं आई। चले भाई, चले बेटा अब आ जाए, नेक्स्ट सेटिंग बनाए फिल्टरेशन। नेक्स्ट सेटिंग बना ले फिल्टरेशन। क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हमारी हो गई खत्म, लोकेटिंग एजेंट और बाकी चीजें हमने आपको लिखवा दी। अब आ जाते हैं छोटी छोटी टेक्निक से, 2-2, 3-3 लाइन के स्टेप्स हैं, डायग्राम से समझेंगे और बस साथ साथ लिखते जाएंगे। ठीक है जी, लिखना जरूरी है। ठीक हो गया? अब आ गया बेटा हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक फिल्टरेशन। जनाब फिल्टरेशन, फिल्टरेशन अगेन जैसे हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में क्रोमेटोग्राफी की एक टेक्निक हमने पढ़ी, फिल्ट्रेशन तो एक बिल्कुल ही सिंपल सी टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक है समझना, हेडिंग जहां लगा रहे हो ना फिल्ट्रेशन की, वहां एक बात नोट कर लेना, फिल्ट्रेशन कब टेक्निक इस्तेमाल होती है बेटा? जब आपको सेपरेट करना हो, समझना बेटा, सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अगर आपको लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड अलग करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी टेक्निक? कम वैसे तो कॉमन सेंस से भी बात समझ में आएगी, लेकिन आपके पास कॉमन सेंस है नहीं, इसलिए ये लिखना जरूरी है कि फिल्टरेशन की टेक्निक हेडिंग के साथ ही लिख लो कि कब इस्तेमाल होगी। जब इनसॉल्युबल सॉलिड को, जैसे पानी में मट्टी गिर गई या चाय में पत्ती होती है जी, तो इनसॉल्युबल सॉलिड को जब अलग करना होगा, क्या हासिल करना है? मैंने लिक्विड नहीं हासिल करना, क्या करना है? इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करना है। इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से अलग करना है तो ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। डायग्राम आप देख सकते हैं कि भाई ये देखो पहला कंटेंट डायग्राम पप्पू बच्चा है, आपको बनाने के लिए भी कही जा सकती है। सिंपल सिंपल डायग्राम है, जो मुश्किल वाली है वो बनी हुई आएंगी, लेबल करना होगा। जो आसान है वो बनाने के लिए भी हो सकती है। तो आपके पास एक बीकर था, देखो दिखाया हुआ, उसमें सॉलिड भी है और लिक्विड में। कौन सा सॉलिड है? इनसॉल्युबल सॉलिड। कौन सा सॉलिड? अबे सॉल्युबल नहीं, इनसॉल्युबल सॉलिड। अब जैसे मान लो कि चाय में पत्ती है, अभी इनसॉल्युबल होती है, आप क्या करते हो? आपने यहाँ फनल लगाया, भैया मैं फिल्ट्रेशन तो पहले ही पढ़ा चुका हूँ ना अभी सॉल्ट प्रिपरेशन में। आपने ये बीकर लिया, यहाँ पर फनल लगाया, फनल पे क्या रखा? फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर में सोल्यूशन को पास किया। जब सोल्यूशन को फिल्टर पेपर में पास करोगे तो जो लिक्विड होगा वो सारा फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा। जो चीज नीचे पास होती है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। और जो फिल्टर पेपर है वो क्या करेगा? रोक लेगा किसको? इनसॉल्युबल सॉलिड को। तो यू विल ऑब्टेन इनसॉल्युबल सॉलिड ऑन द फिल्टर पेपर। और फिर आपको पता है अगर ड्राई करना होता तो क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रिक ओवन में या फिल्टर पेपर में टैप करके ड्राई कर लेते हैं। भाई सॉल्ट प्रिपरेशन में भी ये बात पढ़ी थी ना, ये नहीं पढ़ी थी? फिर समझो फिल्ट्रेशन बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक है, 4 लाइन के स्टेप हैं। ये 4 नंबर के सवाल प्लानिंग में आ सकते हैं। क्या कहा मैंने बेटा? स्पेसिमेन पेपर में क्रोमेटोग्राफी आई हुई है, इससे अंदाजा हमें ये होता है एज अ टीचर कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के चैप्टर में से कोई ना कोई टेक्निक लाजमी आएगी पेपर में। ठीक है ना? तो इसलिए आप क्रोमेटोग्राफी अगर आ जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर क्रोमेटोग्राफी नहीं आए तो इनमें से ही कोई टेक्निक आएगी। पहली बेसिक टेक्निक है फिल्ट्रेशन। और जनाब याद डायग्राम बनी हुई आएगी तो लेबल करना पूछेगा एग्जाम में ये कंटेनर दे देगा, बोलेगा बताओ यहाँ एक्स क्या है, तो एक्स शुड बी, ये वाली डायग्राम में एक्स क्या होना चाहिए? मिक्सचर होना चाहिए जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड के साथ लिक्विड मिक्स हुआ हो। उसके बाद ये क्या चीज है आप देख रहे हो? ये क्या चीज है? ये फनल है। फनल मत खा जाना, फनल लगाते हैं उसके अंदर फिल्टर पेपर लगाते हैं और फिर उसके बाद आप इसमें से जो है ना वो सोल्यूशन को पास करोगे तो जो लिक्विड होगा वो सारा पास हो जाएगा और जो इनसॉल्युबल सॉलिड है वो फिल्टर पेपर पर रुक जाएगा और आप उसे ओवन में ड्राई करके अलग कर, यानी ड्राई कर लोगे या फिर उसे टैप करके ड्राई कर लोगे। तो फिल्ट्रेशन का टेक्निक बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन में एमसीक्यू में आ जाए। कब इस्तेमाल करेंगे? जब
इनसॉल्युबल एक्सपेरिमेंटल सेपरेशन टेक्निक्स है, कब इस्तेमाल होगी? जब, बोलो ना यार, इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग करना हो, किसमें से? लिक्विड में से। Liquid. करना हो लिक्विड में से अलग करना हो। कोई मसला तो नहीं है इसमें ऑनलाइन वालों? No, sir. चलो बेटा स्टेप्स लिखो, ये आ जाओ, स्टेप्स लिखो, शाबाश। 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, फटाफट लिखते चले जाओ तेजी से। 5 पॉइंट्स हैं, फटाफट लिखते जाओ। फिल्टर पेपर तो एक आम पेपर होता है, इसमें पोर्स होते हैं, तुम्हारे को नजर नहीं आता। हाँ ठीक, नहीं साइंटिफिकेशन वाला पॉइंट छोड़ना है, बस ये लिखे, यूज टू सेपरेट एंड डिसॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। फिर आ जाए, फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड इन अ फिल्टर फनल, ये आपने पहले भी लिखा हुआ है सॉल्ट प्रिपरेशन में। तो डायग्राम देख के पॉइंट कर दिया मेरा, इतने अच्छे अगर आप होते तो क्या ही बात होती। फिर तो मैं सॉल्ट प्रिपरेशन भी ना लिखवाता, पूरी क्यों लिखवाई है? ताकि कम से कम बाद में तुम्हारे पास ये मंजर ना हो, पॉइंट ना रह जाए। रिवीजन के लिए तुम्हारे पास भाई एटीपी के तुमने जो नोट्स बनाए हैं ना भाई, बुक में या नोट्स में तो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तुम्हारे पास कॉपी में सब एक जगह है। तो जब एटीपी का पेपर तैयारी कर रहे होगे, इसकी रिवीजन कर लेना जी। एग्जाम्पल क्या? नहीं, बस लिखो यूज टू, पहले पॉइंट में लिखो यूज टू सेपरेट एंड अनडिसॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड इन अ फिल्टर फनल above another beaker, mixture of insoluble solid and liquid is poured into the filter funnel. Filter paper will only allow small liquid particles to pass through as the filtrate. Solid particles are too large to pass through the filter paper, so will stay behind as a residue. बस आपको ये सेपरेशन करने आ गई, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे किसी पर्टिकुलर सॉलिड का नाम लिखा होगा तो नाम लिख देंगे उसकी जगह, ये जरूरी है। क्यों? देखो जब हमने सॉल्ट प्रिपरेशन लिखा था तो हमने इतनी लंबा करके लिखा था, हमने सिंपल लिखा था भाई इसको पास कर लेंगे। लेकिन अगर फिल्ट्रेशन अलग से लिखने के लिए आ जाएगी तो फिर मंजन तो बेचना पड़ेगा ना भाई। क्रोमेटोग्राफी बड़ा है, जो स्पेसिमेन पेपर में उसमें खाली 7 या 9 मार्क्स है। अली भाई मुस्कुराई जा रहे हो, क्या बात है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों लिख डाला, फरीहा, फसीहा, कैफ, मायरा, नोट कर लिया बेटा? जी सर, अभी लिख रही हूँ। सर 1 मिनट। फिल्ट्रेशन सिंपल सी टेक्निक थी, कोई मुश्किल तो नहीं थी। चाय से पत्ती अलग करने को फिल्ट्रेशन कहते हैं ना भाई। इसमें प्रोसेस क्या लिख दिया कि भाई प्लानिंग करने हैं तो आपको एक फनल चाहिए, एक फिल्टर पेपर चाहिए, एक बीकर चाहिए, एक में आप सोल्यूशन है, सोल्यूशन को आपने गुजारना है फनल से, फिल्टर पेपर के थ्रू, सॉलिड रुक जाएगा, लिक्विड गुजर जाएगा, सिंपल है। अब आ जाए दूसरी टेक्निक पर, हो गया? हाँ जी, Yes sir, done. उसी से पढ़ रहे हो, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। हाँ भाई मोहम्मद, बात समझ में आ गई? सबक करो ना, वो आ जाएगा, गया है वो सारा पानी वो सीधे इस्तेमाल कर लिया होगा, तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ भाई निब्बी, तो ये हुरिया कहाँ गई हुई, मामू क्या गई हुई है? तो असल में कसूर उसका नहीं है, कसूर तुम्हारा है सारा। ये तुम लड़कियां जो दोस्ती के बड़े बड़े वो है मंजन बेचती हो ना, लफ़ लानत ऐसी दोस्ती पे। अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त का फायदा नुकसान को समझा नहीं पा रहा तो क्या जवाब देती है वो? हाँ मैं कर लूंगी, चिल है, चिल कर। अच्छा सारा तुम नहीं समझाती उसको, हुरिया को? तुम्हें बस अपनी फिक्र है? जानवर हो क्या भाई? जरा दूसरों की भी फिक्र किया करो। इंसान की इंसानियत का तकाजा ये है कि दूसरों की भी फिक्र करें। कि तुम तो इंशरा के रंग में रंग गई हो। जैसे इंशरा शादमान को अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है, वो कहती है अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हैवान जैसी जिंदगी है बेटा। नोट कर लिया? और अमाज, ख्वाजा, जी सर। उमर, रुमैसा, जी सर, हो गया।
चलो ज़ारा नदीम जी सर हो गया। चलो ज़ारा, तुम, मुझे लग रहा है कि तुम लेक्चर नहीं ले रही हो, तुम्हारी आवाज बता रही है कि इस वक्त भी तुम जो है ना 24 पे एसी चलाकर कंफर्टर में घुसी हुई हो और बस एक फॉर्मेलिटी जल्दी। चलो बेटा, फिल्ट्रेशन समझ में आ गया, क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गई। अगली टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। आपने सॉल्ट प्रिपरेशन में पढ़ा था बेटा, क्रिस्टलाइजेशन कब काम आती है? जब आपने सॉल्युबल सॉलिड को, मिसाल के तौर पे पानी के अंदर चीनी हल हो गई या पानी के अंदर नमक डिसॉल्व हो गया। अब देखो बेटा, ये समझना है कि टेक्निक का क्राइटेरिया क्या है। तो जब आपका जो सॉलिड था वो अनडिसॉल्व था, इनसॉल्युबल था, जैसे मिसाल के तौर पे पानी के अंदर इतनी ज्यादा चीनी है कि वो बैठ रही है, सेटल हो रही है, तो इस चीनी को आप फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो। लेकिन अगर पानी में चीनी डिसॉल्व हुई भी है, पानी के अंदर कोई लिक्विड सॉलिड डिसॉल्व हुआ है, यानी आप निकाल रहे थे इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से, अगर वो सॉलिड क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। जैसे कि आप देखते हो जो पानी आप बॉईल करते हो, ठीक है ना, खारा पानी, उसमें नमक क्या हुआ होता है, डिसॉल्व। तो डिसॉल्व हुआ है, आप उसको 100 दफा भी फिल्टर पेपर से गुजारोगे तो सेपरेट होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सॉल्युबल सॉलिड आ जाए, जब सॉल्युबल सॉलिड हो, पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ, लिक्विड में डिसॉल्व हुआ हुआ सॉलिड, तो उसे फिल्ट्रेशन से आप अलग नहीं कर सकते। उसके लिए क्या टेक्निक आ जाती है, क्रिस्टलाइजेशन। और क्या था, हमने सॉल्ट प्रिपरेशन में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं उस वक्त तक गर्म करते हैं जब तक मैक्सिमम लिक्विड क्या ना हो जाए, एवेपोरेट ना हो जाए, Evaporate. ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, और जब क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं तो उसे फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। सॉल्ट प्रिपरेशन में पढ़ा था ना क्रिस्टलाइजेशन, तो वही कुछ है। आए पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। ये देखिए डायग्राम, देखिए ये हमारे पास एक सॉल्युबल सॉलिड का मिक्सचर था। अब आप डायग्राम में क्या देख रहे हो, इसको हीट कर रहे हैं, और जब आप हीट कर रहे हैं आफ्टर इवेपोरेशन, ये डायग्राम बनी हुई है, पहले तो सॉलिड नजर नहीं आएगा, बट आफ्टर इवेपोरेशन द सॉल्यूट विल स्लोली क्रिस्टलाइज। जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो सॉल्युबल सॉलिड है वो क्या होता जाएगा, क्रिस्टलाइज होता जाएगा। जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी तो अगेन फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन वाली डायग्राम आ जाएगी। अगर डायग्राम वाइज चले तो पहले आपके पास क्या होगा, एक मिक्सचर होगा जिसमें जो सॉलिड है वो मिक्स हुआ है, नजर नहीं आ रहा। आप क्या करोगे, उसे गर्म करोगे, और उस वक्त तक गर्म करोगे जब तक सारा सॉल्यूट या मैक्सिमम सॉल्यूट क्या ना हो जाए, निकल ना जाए, और पीछे जो सॉलिड है उसकी क्या शुरू हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन। जब आप उसे कूल डाउन होने के लिए छोड़ोगे, क्रिस्टल्स बनते चले जाएंगे, उसके बाद अल्टीमेटली क्या करोगे, फिल्टर पेपर से गुजारोगे, जो सॉलिड क्रिस्टल्स होंगे वो फिल्टर पेपर पे क्या हो जाएंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे। यही होता है ना भाई क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। तो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को सबसे पहले कहां पर यूज किया जाएगा बेटा, लिखें, यूज टू सेपरेट क्या, डिसॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। मास, बात समझ में आ रही है बेटा, मास ख्वाजा? यस सर। लिखो बेटा, यूज टू सेपरेट डिसॉल्व सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन व्हेन द सॉलिड इज मच मोर सॉल्युबल, द सॉल्यूशन इज हीटेड allowing the solvent to evaporate to leave a saturated solution behind. If the solution is saturated by dipping a clean dry good, अच्छा ये जो पॉइंट नहीं लिखने में उसको लाल कर दे रहा हूं, ठीक है जी। एग्जाम्पल लिख लेना, ये एग्जाम में आई हुई, एग्जाम में यही वाली एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आई है कि कॉपर सल्फेट को सोल्यूशन ऑफ कॉपर से कैसे अलग करेंगे। ठीक है जी, बस ये स्टेप्स लिखेंगे। Used to separate a dissolved solid from a solution, for example copper sulfate from a copper solution, copper sulfate solution, the solution is heated allowing the solvent to evaporate to leave a saturated solution. The saturated solution is allowed to cool slowly and solids will come out of the solution. As the solubility decreases and crystals will grow, crystals are collected by filtering the solution, then they are washed with cold distilled water to remove impurities and allowed to dry. Simple सा method है crystallization का। डायग्राम तो नीचे, इसमें कॉपर की वैलेंसी ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, उसकी वैलेंसी हम ब्रैकेट में लिखते हैं कॉपर 2 सल्फेट। अरे हाँ जी, अब ये पूछ रहे टैंक, बिल्कुल जी ऐसी होगा, पानी आप उड़ा लें, टैंक बच जाएगा पीछे। हाँ, टैंक का मिक्सर सॉल्यूशन तैयार करें, उसके बाद उसको गर्म करने चढ़ा लें जी। सारा काम 3.4 बिल्कुल हो जाएगा, टैंक भी हो जाएगा।
बेटा हाँ, तो उसका मतलब है कॉपर की वैलेंसी उसमें कितनी लेनी है, ये मतलब जो रेड कर रहा है वो नहीं लिखना है। हाँ बेटा, कॉपर 2 सल्फेट का मतलब ये होता है ना कि कॉपर लिखा सल्फेट लिखा। अब कॉपर 2 सल्फेट का मतलब कॉपर की वैलेंसी 2 है, तो सल्फेट पे 2 चला जाएगा और सल्फेट की भी 2 होती है, तो कैंसिल हो जाएगी, तो कॉपर 2 सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4 होगा। ऑनलाइन वालों लिख लिया? मायरा वागले, रुमैसा, शाइना? सर 1 मिनट। जी सर, लिख रही हूँ। तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा लिखने के लिए? कहाँ लिख रहे हो भाई? कौन सी कोई दूसरी टेक्निक, कोई दूसरा औजार लिखने के लिए? हाँ, तुम्हारे दोनों फारे हैं, कहाँ से लिख रहे हो? लिखो। तो वही कह रहा हूँ, तुम शराफत के दबाने में बैठे हो और असल में फर्क ये ना, ये 3 दिन बाद डन। तो वो मैंने सुना है कि जरा रोबोट मीटिंग करते हैं तो और में तो खाली पैसे ही देते हैं बाद में। रूल बुक ये कहती है कि अगर कोई बच्चा जो है, और ये करना भी नहीं, इसी साल हमारे बच्चा फंसा हुआ है बेचारा एक, और अब यानी पिछले साल के रिजल्ट फंस गया, और 2 लड़के थे, एक निकम्मा था पीछे कुछ बच्चों की तरह, ठीक है ना, और एक था तेज, लेकिन दोनों थे दोस्त। बुरी सोबत का आपको नुकसान बता रहा हूँ। अब हुआ ये है कि जनाब आली उन्होंने जैसे तैसे करके चीटिंग की है। अब रिजल्ट आया तो दोनों का रिजल्ट नहीं आया, और जनाब आली फिर 10 दिन के बाद अब परेशान हो गए कि भाई, और केमिस्ट्री में ही इनके साथ हुआ है, तो जनाब वो फिर ईमेल आ गई ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से कि भाई दोनों के आंसर्स बहुत ज्यादा मैच कर रहे हैं, गलतियां भी मैच कर रही हैं, और आपके जो सीटिंग अरेंजमेंट का प्लान आया था वो भी क्लोज था, तो इसलिए आपको मैल प्रैक्टिस में वो किया जाता है, एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, इसने, ये लड़का पढ़ाकू था, इसने लंबे लंबे एक्सप्लेनेशन लिखे, कोई फायदा नहीं हुआ, दोबारा को दोनों को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। जो दूसरा निकम्मा है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जो बेचारा तेज लड़का था, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा था, बाकी सब्जेक्ट में ए और ए स्टार लेकर आया, एक केमिस्ट्री में जनाब ग्रेड ही नहीं मिला उसको, तो ये तो करना भी नहीं है भाई। और रूल ये कहता है कि आपको टोके, इन्विजिलेटर आपको टोके या नहीं टोके, जरूरी नहीं वो टोके, वैसे तो वो टोकेगा आके कि भाई आप कर रहे हो, लेकिन रूल बुक में क्या लिखा हुआ है कि आप जाके उसको कहो, लेकिन आप क्या करो, दूसरे इन्विजिलेटर को आंखों में इशारा करके उसको गवाह बना लो, और फिर रिपोर्ट जाएगी आपकी अगेंस्ट योर कैंडिडेट नंबर कि भाई इस कैंडिडेट को हमने जो है वो ड्यूरिंग दी एग्जाम मैल प्रैक्टिस में पाया, और अब फिर कैम्ब्रिज फैसला करेगा उसके ऊपर, और कैम्ब्रिज का फैसला यही होता है कि आप जो है वो ग्रेड रोक लेगा, आपका दोबारा अपेयर होना पड़ेगा, और दोबारा अपेयर होने का मतलब है दोबारा पैसे भरने पड़ेंगे भाई, बहुत ठीक ठाक पेनल्टी है, और छुपे ढके छुपे नहीं, लिखा हुआ आएगा, ईमेल आएगी कि आप, यानी ये नहीं कि अम्मा अब्बा को कोई टोपी करा सकोगे, अम्मा अब्बा के पास ये ईमेल आएगी, और जो है ना वो ईमेल का जवाब, स्कूल में आप हो तो स्कूल को ईमेल आएगी कि भाई आपका ये कैंडिडेट जो है वो मैल प्रैक्टिस में पाया गया है, तो ठीक ठाक मशहूर हो जाओगे, तो चीटिंग की है तुम। भाई हर चीज रिपोर्ट होती है, इसलिए सब ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं। चलो बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टेक्निक पर आ जाते हैं, विच इज सिंपल डिस्टिलेशन। बेटा यहां से है समझने की है, ये सिंपल और फ्रैक्शनल को समझो बेटा, समझो, सिंपल और फ्रैक्शनल ये अच्छे से समझनी है बच्चे। देखो थोड़ी देर के लिए हम साइड स्क्रीन पे चलते हैं, यहां जाते हैं, सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का थोड़ा सा आइडिया क्लियर करना जरूरी है, फिर डायग्राम वगैरह तो काफी आसान है इसकी भी, और ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनकी डायग्राम्स आए और लेबल करने के लिए, वैसे भी एटीपी में आपको नजर आएगा रैंडमली, अभी जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो आप रिलेट कर लोगे कि डायग्राम आती है। देखो डिस्टिलेशन किसे कहते हैं समझना, डिस्टिलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आप लिक्विड्स को सेपरेट करते हो, समझना बेटा। डिस्टिलेशन, अभी तक हमने जो दोनों टेक्निक्स पढ़ी हैं उनमें हमने क्या किया है, हमने पहले में इनसॉल्युबल सॉलिड को अलग किया क्रिस्टलाइजेशन में, और दूसरे में हमने सॉल्युबल सॉलिड को अलग किया। हमारा टारगेट लिक्विड को सेपरेट करना
नहीं था मेरे बच्चे। लेकिन डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है अब्दुल्ला, डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप लिक्विड्स को अलग करते हो। अब दो तरह से होता है, क्या मतलब है? पहला मेथड क्या होता है जिसमें आपको लिक्विड को अलग करना है फ्रॉम सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। आपके पास एक सॉल्युबल सॉल्यूशन है, आपके पास एक सॉल्युबल सॉल्यूशन है सॉलिड और लिक्विड का, यानी मान लीजिए चीनी और पानी का सॉल्यूशन है ना। अभी हमने कहा था चीनी और, अभी चीनी पानी में क्रिस्टलाइजेशन में हमने क्या हासिल किया था? चीनी को हासिल किया था, शुगर हासिल की थी। लेकिन मैं कहूं कि भाई चीनी और पानी को मिक्स कर दिया है, अब पानी अलग करो। क्या अलग करो? पानी। अब आप कह सर वैसी अलग हो, नहीं वैसी अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने चीनी पानी में से चीनी हासिल की थी, पानी को तो इवेपोरेट कर दिया था। पानी को क्या कर दिया था? इवेपोरेट। तो पानी तो हासिल नहीं हुआ था। तो अगर एग्जामिनर ये कह देता है कि भाई आप जो है वो सॉल्युबल सॉल्यूशन में से, सॉल्युबल सॉल्यूशन का मतलब समझिए कि सॉल्युबल सॉलिड है और लिक्विड मिक्स हुआ है, और इसमें से सॉलिड को अलग नहीं करो। देखो कितनी बारीक बात है कि शुगर सॉल्यूशन में शुगर अलग करना हो तो क्रिस्टलाइजेशन, और पानी अलग करना हो तो डिस्टिलेशन। कौन सी डिस्टिलेशन बेटा? सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन यानी अगर आपके पास, समझना बेटा, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, अगर आपके पास शुगर सॉल्यूशन है और शुगर सॉल्यूशन में से आपको पानी अलग करना है, शुगर अलग करनी थी, क्रिस्टलाइजेशन वाज द टेक्निक। लेकिन अब अगर इसमें से पानी अलग करना है, कोई बच्चे के जहन में आ सकता है कि सर वैसी तो करेंगे, नहीं वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप शुगर सॉल्यूशन में से शुगर निकाल रहे थे तो पानी सारा क्या कर दिया था आपने? इवेपोरेट। तो कलेक्ट कहां हुआ था पानी? अगर शुगर सॉल्यूशन में से सिर्फ शुगर हासिल करना है तो क्रिस्टलाइजेशन वाज द टेक्निक। वही तो डिस्टिलेशन है, यही तो करते हैं डिस्टिलेशन। जब इसने दिमाग लगाया तो वही प्रोसेस अभी डिस्टिलेशन में यही करने वाले हैं। तो क्या हुआ कि जब आप शुगर सॉल्यूशन में शुगर हासिल कर रहे थे तो पानी आपने सारा क्या किया था? इवेपोरेट कर दिया था, पीछे शुगर बच गया था। दैट वाज क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन अब क्या करने वाले हैं? एग्जामिनर आपसे कह रहा है लिक्विड अलग करें, लिक्विड को हासिल करके दिखाइए। तो मेरे बच्चे आप फिर टेक्निक आ जाएगी सिंपल डिस्टिलेशन। हाउएवर जब आप लिक्विड्स को लिक्विड से अलग करते हैं, लिक्विड्स फ्रॉम लिक्विड, अब आपके पास मल्टीपल लिक्विड मिक्स हुए हैं, समझ रखना, मल्टीपल लिक्विड। मिसाल के तौर पे पानी है, पानी में एथेनॉल भी मिक्स हुआ है, पानी के अंदर प्रोपेनॉल भी मिक्स हुआ है, पानी के अंदर विनेगर भी मिक्स हुआ है। तो ये सब पानी के साथ, पानी में सिरका भी मिक्स हो जाता है, पानी में परफ्यूम भी मिक्स हो जाएगा, पानी के अंदर एथेनॉल भी मिक्स हो जाएगा। अब ये मल्टीपल लिक्विड्स है, लेकिन उन लिक्विड क्या किए है कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो? अलग अलग हो, दूर दूर हो। ऐसे लिक्विड्स को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। अभी लिखवाऊंगा। तो समझना क्या है कि मेरे बच्चे डिस्टिलेशन, जब लिक्विड हासिल करना हो, जब लिक्विड हासिल करना हो तो आंसर इज डिस्टिलेशन। लिक्विड हासिल करना हो, जाया नहीं, हासिल करना हो, ऑब्टेन करना हो। अब दो तरह की है, अगर लिक्विड को सॉलिड से अलग करना है तो फिर सिंपल डिस्टिलेशन है, और अगर लिक्विड को लिक्विड से अलग करना है तो फिर कौन सी डिस्टिलेशन है भाई ऑनलाइन वालों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। के बाद समझ में आएगी। जैसे कि मैं एग्जांपल में भी लिख देता हूं कि अगर यहां पर हमें वाटर, इथेनॉल और अल्लाह भरे नहीं, ऑयल नहीं बेटा, मिक्स होने चाहिए ना, सॉल्युबल होने चाहिए। इथेनॉल और यहां पर हमारे पास विनेगर, इथेनोइक एसिड, ये तीनों चीजें मिक्स हुई हुई हैं, ठीक है ना। और इन तीनों में से तीनों को अलग अलग करना है, मिक्स हुई हुई है, ब्लेंड हुई हुई है। पेट्रोल और पानी की तरह नहीं, वो तो मिक्स ही नहीं होते, ठीक है। यहां बात हो रही है कि अगर आपके पास लिक्विड्स मिक्स हुए हैं तो उनमें से अगर लिक्विड्स को अलग करना है तो बेसिक समझना कि डिस्टिलेशन चाहे ये वाली हो या वो वाली, दोनों एक ही ऐसी होती है, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन दोनों में बेसिक टेक्निक, बेसिक अप्रोच, यानी बेसिक ऑप्शन कब चूज करेंगे हम, सिंपल, और कब चूज करेंगे फ्रैक्शनल, कि जब आपको लिक्विड सॉलिड से अलग करना है। कौन से सॉलिड से? सॉल्युबल सॉलिड, क्योंकि इनसॉल्युबल से तो वैसे ही अलग हो जाएगा ना भाई। आपने पानी, चाय में से पत्ती अलग करनी होती है या चाय अलग करनी है तो क्या पत्ती को फिल्टर कर ले तो चाय अलग हो जाती है। तो अगर सॉल्युबल सॉलिड होगा तो फिर आप क्या करोगे? सिंपल डिस्टिलेशन पे जाओगे। और अगर आपने लिक्विड्स को लिक्विड्स में से अलग करना है तो फिर आप किस पे जाओगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और याद रखिएगा बेटा, इन दो डिस्टिलेशन, चाहे ये वाली हो या ये वाली हो, दोनों के जो मेथड है ना उसमें दो ही स्टेप है, दो बेसिक स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है इवेपोरेशन, जो इस जयान ने बोला भी कि सारा लिक्विड पहले हम क्या करा देते? इवेपोरेट। और फिर होता है कंडेंसेशन। आप चैप्टर 2 मेरे साथ पढ़ चुके हो, पार्टिकल नेचर। कंडेंसेशन आप जानते हो क्या होती है? जहां पर गैस को वापस किसमें कन्वर्ट करते हैं? लिक्विड में। पहले गर्म करके लिक्विड को, देखो दोनों, मैं दोनों साइड बाय साइड समझा रहा हूं, दोनों का फर्क समझाऊंगा फिर एक साथ।
कि चाहे डिस्टिलेशन सिंपल हो या फ्रैक्शनल, पहले मुझे बताओ डिस्टिलेशन चॉइस कब होगी, समझ में आ गई, और फिर कब सिंपल डिस्टिलेशन चॉइस होगी, कब फ्रैक्शनल, समझ में आ गई। सिंपल कब करेंगे, जब लिक्विड को सॉल्युबल सॉलिड में से अलग करना हो, और फ्रैक्शनल कब करेंगे, जब मल्टीपल लिक्विड में से लिक्विड को अलग करना हो। दोनों डिस्टिलेशन में 2 स्टेप होते हैं, पहला इवेपोरेशन, गर्म करो, हीटिंग का स्टेप है, पहला स्टेप किसका है, हीटिंग का, हीट करो, हीट करके सबको गैस में कन्वर्ट कर लो, वेपर में कन्वर्ट कर लो, और दूसरा स्टेप क्या होता है कि आप उसको कंडेंस करा लो, ठंडा करो वापस। आप जानते हो गैस को ठंडा करें तो वापस किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। अब ये करते कैसे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डायग्राम बनी भी आती है, एक नहीं, आप एटीपी अगर आप सॉल्व कर रहे थे तो आपने ये डायग्राम देखी होगी बनी हुई, एटीपी पेपर अगर आपने ढंग से सॉल्व किए हैं तो ये डायग्राम आपने बनी भी देखी होगी। इस डायग्राम में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चे गलती करते हैं, लेट मी पॉइंट आउट एवरीथिंग जिसमें बच्चे गलती करते हैं। देखो यहाँ पर सोल्यूशन हमने लिया है वाटर के साथ सॉल्ट, आई पानी में सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता नहीं हो जाता, तो सॉल्युबल सोल्यूशन हो गया। अब एग्जामिनर कहता है पानी निकालो, क्या निकालो, पानी अलग करो। अब मेरे बच्चे तवज्जो देखनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जिसकी एग्जामिनर का आपसे गलती आइडेंटिफाई करने को कहता है, एरर आइडेंटिफाई करने को कहता है। आपको आधी डायग्राम देता है, बकिया आधा बोलता है, आप बताओ क्या क्या मिसिंग है। तो इसलिए डायग्राम पे तवज्जो देनी है अच्छे से मेरे बच्चे। डायग्राम में यहाँ सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो पहला क्या है कि जो फ्लास्क इस्तेमाल होता है इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। इसमें हीट बहुत यूनिफॉर्म होती है। हीट क्या होती है, वैसे तो हम बीकर या कॉनिकल फ्लास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन चूंकि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर, इसलिए याद रखिएगा पहली जो सेटअप है ना वो क्या है कि इसके अंदर राउंड बॉटम फ्लास्क, क्योंकि ये गोल होता है तो हीट काफी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है ना। तो इसलिए इस सेटअप चाहे डिस्टिलेशन सिंपल हो या फ्रैक्शनल, हम कोशिश करते हैं जो सोल्यूशन है वो किधर पड़ा हो, राउंड बॉटम फ्लास्क में पड़ा हो, ताकि रीजन भी बता दे रहा हूं, फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट। अब आप क्या करते हो, इसको हीट करना शुरू करते हैं। मैंने कहा 2 स्टेप है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो पहले क्या करते हो, हीट करोगे, इवेपोरेशन के लिए हीट करना है, हीट करते जाओगे। यहाँ तुम देखो, यहाँ तुमने रबर कॉर्क लगा के सील किया हुआ है, भाई जो ऑनलाइन में वो यहाँ देखें, रबर कॉर्क लगा के हमने सीलिंग की हुई है ऊपर, ये यहाँ पर सील हुआ है, और थर्मोमीटर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि हमें टेम्परेचर की रीडिंग मिले। थर्मोमीटर का एंगल देख लो, थर्मोमीटर किधर है, थर्मोमीटर लिक्विड में डिप नहीं हुआ हुआ, थर्मोमीटर बिल्कुल टॉप के आसपास है, सस्पेंड हुआ हुआ है, रबर कॉर्क में फिट हुआ हुआ है, ताकि वो वेपर का टेम्परेचर ले। किसका टेम्परेचर ले, लिक्विड का टेम्परेचर नहीं, किसका टेम्परेचर ले, वेपर का। और अब पानी को आप हीट करो। अब जनाब यानी पानी की वेपर्स बन रहे। अब जनाब यहाँ टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। कहां तक टेम्परेचर आ गया, 100 पे। आप जानते हो 100 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। 100 पर जो वेपर्स आ रहे किसके होंगे, वाटर के। 100 पर जो वेपर्स आ रहे होंगे वो किसके होंगे, वाटर। अब मेरे बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये कॉर्क स्क्रू होता है, रबर स्क्रू होता है, रबर ओपनिंग होती है जिसको हम खोल देते हैं और वेपर्स को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू कंडेंसर। फ्रिज में भी कंडेंसर लगा होता है, एसी में भी कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है, गैस को वापस किसमें कन्वर्ट करना, लिक्विड में। कैसे, ठंडा करके। कैसे, ठंडा कर। जैसे फ्रिज और एसी के अंदर कंडेंसर में आप फ्रिज में गैस डलती, गैस वो गैस क्या कर रही होती है, ठंडा कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह डायग्राम बिल्कुल क्लियर है कि जो वेपर्स आपने जमा किए, अब उन वेपर्स को आप कंडेंसर जैकेट से पास करोगे। दिस इज कंडेंसर जैकेट। ये चीज नजर आ रही है आपको, दिस इज कंडेंसर जैकेट। इस कंडेंसर जैकेट में ठंडा पानी रन कर रहा होता है, या ठंडा पानी, या कोई गैस भी जो कूलिंग एजेंट हो वो भी रन कर सकती है। और ये किस तरह से रन करता है, यहां से आप ठंडा पानी अंदर डाल रहे हो तो सर्कुलेट हो रहा होता है, यहां से बाहर आ रहा होता है। जब बाहर आएगा तो हीट एब्जॉर्ब करके बाहर आएगा, तो ये वाला पानी रिलेटिवली क्या होगा, गर्म होगा, और ये वाला पानी रिलेटिवली क्या होगा, ठंडा होगा। एंट्री कहां से और एग्जिट कहां से, दोबारा समझो। गैस, आपने पानी को या लिक्विड को गर्म करके वेपर में कन्वर्ट कर लिया, और कब तक वेट किया, जब तक बॉइलिंग पॉइंट ना आ जाए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर आने के बाद सिर्फ वही पर्टिकुलर लिक्विड इन्वॉल्व होगा। 1 बजे तक हो जाएगा, ठीक है ना। दोबारा समझो बेटा, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट आने तक आप वेट करोगे, शुरू से कंडेंसर ऑन नहीं कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जब आप चाहे सिंपल डिस्टिलेशन हो या फ्रैक्शन, दोनों में जब आप लिक्विड को हीट कर रहे हो, जिस लिक्विड को हासिल करना है, जब तक थर्मामीटर में बॉइलिंग टेम्परेचर ना आ जाए उसका, जैसे एथेनॉल है 46 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो आप शुरू से कंडेंसर ऑन नहीं कर दोगे, आप वेट करोगे जब तक थर्मामीटर का टेम्परेचर कहां तक ना पहुंच जाए, 46 तक। अगर एथेनॉल है तो कहां तक वेट करोगे, 46 तक। अगर प्रोपेनॉल है तो वेट कर लोगे 50-60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जब भी जो लिक्विड हासिल करना है,
जब तक उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, ये प्रिकॉशन है, तब तक आप कंडेंसर ऑन नहीं करोगे। क्यों? यू नीड टू मेक श्योर कि सिर्फ वही लिक्विड कलेक्ट हो। तो बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा तो इसका मतलब है वही लिक्विड के वेपर्स होंगे। तो इसी तरह पानी के केस में यू विल वेट, आप इवेपोरेट करते जाओगे एंड यू विल वेट टिल द टेंपरेचर रीचेस टू 100। अब जब 100 पे पहुंच गया, अब आप कंडेंसर जैकेट ऑन करोगे और वो जो वाटर की वेपर्स है वो यहां से गुजरेंगे, सराउंडिंग में सारा ठंडा पानी होगा जो क्या करेगा, उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप जानते हो जब गैस को, वेपर्स को ठंडा किया जाता है वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में। एज यू कैन सी कि यहां से वो किसमें कन्वर्ट होकर गिर रहे हैं? वो लिक्विड वाटर में, प्योर वाटर में कन्वर्ट होकर यहां पर जमा हो तकरीबन। तो बेटा दोबारा समझना, स्टेप तो वही है। क्या हुआ पहले स्टेप में? बिल्कुल, अगर स्टेप वाइज समझो तो दो ही स्टेप है। पहला इवेपोरेशन है, इसमें प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन ये थर्मामीटर लिक्विड में नहीं होगा, हवा में सस्पेंडेड होगा। सेटअप सील होना चाहिए। फौरन से आप कंडेंसर ऑन नहीं करेंगे। कंडेंसर कब ऑन करेंगे? जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, ताकि मेक श्योर हो कि लिक्विड वही वाला कलेक्ट हो जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है ना? और उसके बाद जब कंडेंसर आप ऑन करेंगे तो जो भी उसमें कूलिंग एजेंट है वो यहां से एंटर कराया जाएगा, पूरा ऐसे सर्कुलेट करेगा और यहां से गर्म होकर निकल जाएगा, फिर उसकी रिसाइकलिंग होगी, जो भी होगा। बहरहाल इन और आउट का पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और जब गैस के गर्म वेपर्स कंडेंसर से गुजरेंगे तो वो हीट को रिलीज कर देंगे और ठंडे होकर लिक्विफाई हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होकर इस कंटेनर में कलेक्ट। बात समझ में आ रही है ऑनलाइन वालों? यस सर। Yes, sir. इसी चीज को जल्दी से आप फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में देख लें, आप खुद समझ जाओगे फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फर्क है। दोनों सेटअप में सिर्फ एक फर्क है, वो है इस कॉलम का। आप देखो पिछले सेटअप और इस सेटअप में सब कुछ सेम है, सिर्फ पिछले सेटअप में डायरेक्टली यहां कंडेंसर जैकेट कनेक्टेड थी, अब यहां पर राउंड बॉटम फ्लास्क के बाद एक और चीज कनेक्टेड है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन, नाम लिखा हुआ गया, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एक और इजाफी चीज इसमें मौजूद है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब समझो, मान लो कि हमारे पास एथेनॉल और वाटर मिक्स्ड है। एथेनॉल और क्या मिक्स्ड है? वाटर। तो अब दो लिक्विड्स हैं ये। जब दो लिक्विड्स हैं तो आप जानते हैं लिक्विड में से जब लिक्विड को अलग करना हो तो कौन सा मेथड आ जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Fractional distillation. एथेनॉल और वाटर मिक्स हुआ है, अब आपने इसको हीट करना शुरू किया। याद रखो मैंने अभी शर्त बताई थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जरूरी है कि ऐसे लिक्विड्स हो जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? डिफरेंट हो। तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 46 डिग्री और वाटर का है 100 डिग्री। अब समझना इस एग्जांपल को। अब यहां पर एथेनॉल और वाटर मिक्स हुए हैं, मुझे एथेनॉल और वाटर को अलग करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको हीट करना शुरू करूंगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखो थर्मोमीटर वही टॉप पे लगा, टेम्परेचर क्या शुरू होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ते 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 कहां पहुंचेगा? 46 पर। और क्योंकि 46 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल, तो हमने पार्टिकल नेचर में पढ़ा था कि जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो जब तक सारा लिक्विड कन्वर्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये चीज हमने पार्टिकल नेचर में पढ़ी थी कि जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? लिक्विड तेजी से किसमें कन्वर्ट होता है? गैस में। तो जब तक सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं होता। तो हम क्या देखेंगे कि जनाब यानी जब इसको हीट करना शुरू किया तो क्या हुआ? वेपर बनना शुरू हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमें कुछ नहीं करना, हमें कंडेंसर जैकेट ऑन नहीं कर देंगे, हम वेट करेंगे जब तक टेम्परेचर 46 पर ना पहुंचे। और 46 पर पहुंचकर हम देखेंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, हीट ऑन होगी लेकिन टेम्परेचर फर्दर राइज नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि इस वक्त जो वेपर्स बन रहे होंगे वो सबसे ज्यादा किसके होंगे? एथेनॉल के, बिकॉज इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल राइट नाउ। अब आप कंडेंसर जैकेट को क्या करते हो? ऑन करते हो, और उसी तरह से वेपर्स कंडेंसर जैकेट से पास होते हैं और कूलिंग एजेंट उनको कूल डाउन करता है जो नॉर्मली वाटर ही होता है, और जनाब यानी एथेनॉल के जो प्योर वेपर्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। दोबारा समझना, फिर से समझना, क्या कहा मैंने ये कहा कि देखो सिंपल हो या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दोनों का प्रोसेस सेम है, वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है। दोनों में इवेपोरेशन होती है, दोनों में कंडेंसेशन होती है। दोनों की डायग्राम में क्या फर्क होता है कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसमें आप देख रहे हो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब सवाल ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्यों लगाया गया? अगर नहीं लगाया तो क्या हो? बेसिकली बेटा ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस बात को मेक श्योर करता है, क्योंकि मल्टीपल लिक्विड्स है ना सारे। पीछे क्या था पहले वाले में कि पीछे सॉलिड था, तो सॉलिड तो चल के ऊपर नहीं आएगा, लेकिन लिक्विड के वेपर्स तो मिक्स होते हैं ना, लिक्विड के वेपर्स क्या हो सकते हैं? आपस में मिक्स। तो बेटा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस बात को मेक श्योर करता है
फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इस बात को मेक श्योर करता है कि जो वेपर्स यहाँ पर फ्लो कर रहे हो वो सारे एक पर्टिकुलर लिक्विड के, असल में ये टेम्परेचर पे सेट होता है, इस पे अलग अलग कंपार्टमेंट पे टेम्परेचर सेट किए जाते हैं। तो जैसे ये 46 डिग्री सेल्सियस पे सेट है, तो अब जब वेपर्स इसमें मूव करेंगे तो एथेनॉल वाले वेपर्स ही इसके थ्रू मूव कर पाएंगे एट ए टाइम, और फिर वही आगे कलेक्ट होंगे। जब बाद में टेम्परेचर फर्दर राइज होगा फिर वाटर भी मूव करेगा। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि उसके कंपार्टमेंट्स में टेम्परेचर को यूनिफॉर्म मेंटेन किया जाए, ताकि एक पर्टिकुलर लिक्विड ही कलेक्ट किया जा सके। खैर एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा, हाँ ये जरूर पूछेगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन में कौन सा एक apparatus डिफर करता है, तो दैट इज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या कर रहा है, यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसके ऊपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, उसके आगे कंडेंसर जैकेट है, थर्मोमीटर ऊपर लगा हुआ है। जनाब यानी जब आप लिक्विड को हीट करोगे, मान लो 4 लिक्विड है, 4 लिक्विड मिक्स हुए में एक का बॉइलिंग पॉइंट है 20, एक का है 40, एक का है 60, एक का है 100, तो सबसे पहले कौन सा लगेगा, 20 वाला। 20 पर जब थर्मोमीटर की रीडिंग पहुंचेगी तो आप देखोगे टेम्परेचर क्या होगा, रुक जाएगा। जब टेम्परेचर रुक जाएगा तो उसके वेपर्स तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे, कंडेंसर जैकेट में कूल डाउन करके उसको अलग कर लोगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 20 से जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, इसका मतलब है 20 वाला लिक्विड क्या हो गया, खत्म। दोबारा समझा, अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 20, 40, 60 और 100 4 लिक्विड मिक्स हुए में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट वाले, तो सबसे पहले टेम्परेचर कहां रुकेगा, 20 पर, और सारा लिक्विड 20 वाला आप कलेक्ट करोगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, इसका मतलब है 20 वाला लिक्विड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब किसकी बारी आ गई, तो इस कंटेनर को आप हटा दोगे, यहाँ से दूसरा कंटेनर लगा दोगे, फिर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहां पहुंचेगा, 40 पे, 40 पे फिर दोबारा रुकेगा, दोबारा कंडेंसर ऑन करोगे। जब दोबारा कंडेंसर ऑन करोगे तो अब किसके वेपर्स कंडेंस होंगे, 40 वाले लिक्विड के, और वो कलेक्ट होगा दूसरे कंटेनर में। फिर जैसे ही आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया 40 से, आप हटा लोगे इसको, आप बोलोगे 40 वाला लिक्विड क्या हो गया, खत्म हो गया। अब आप टेम्परेचर को कब तक राइज होने दोगे, 60 तक। जब 60 पे जाके दोबारा रुकेगा, 60 पे जाकर दोबारा रुकेगा, फिर से आप कंडेंसर ऑन करोगे और फिर से 60 वाले वेपर्स को कंडेंस कराओगे। फिर जैसे ही आप देखोगे टेम्परेचर 60 से ऊपर जाना शुरू हो गया, आप क्या कहोगे कि 60 वाला लिक्विड खत्म हो गया। अब जब आप कब तक वेट करोगे, जब तक लिक्विड का टेम्परेचर कहां चला जाए, 100 तक। तो थर्मोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्मोमीटर की रीडिंग ही आपको बता रही है कि ये पर्टिकुलर लिक्विड निकालने का टाइम आ गया है। थर्मोमीटर की रीडिंग से आप पता लगा रहे हो कि भाई अब कंडेंसर ऑन करना है। तब जब कहीं पर जाके टेम्परेचर रुकता है, हम जानते हैं थ्योरेटिकली कि जब किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आता है तो वहां टेम्परेचर क्या हो जाता है, स्टेशनरी हो जाता है, जब तक वो लिक्विड बॉयल ना हो जाए, जब तक वो सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो मेरे बच्चे, यहाँ थर्मोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्मोमीटर की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी के लिए थर्मोमीटर हमेशा लिक्विड में नहीं डाला जाएगा, बल्कि कहाँ रखा जाएगा, ऊपर सस्पेंड किया जाएगा, ताकि वेपर्स का टेम्परेचर पता चले कि वेपर का टेम्परेचर इस वक्त क्या है। जैसे ही वेपर का टेम्परेचर बॉइलिंग टेम्परेचर के बराबर पहुंचेगा, आप देखोगे थर्मोमीटर की रीडिंग रुक जाएगी थोड़ी देर के लिए, और उस वक्त आप कंडेंसर ऑन करके वो पर्टिकुलर लिक्विड क्या करोगे, अलग कर लोगे। फिर जैसी रीडिंग बढ़ना शुरू होगी, आप फौरन से उस कंटेनर को डिस्पैच कर दोगे, आप बोलोगे यार लिक्विड खत्म हो गया, अब दूसरे लिक्विड की बारी आ गई। तो दोनों सेटअप्स में बेसिक प्रिंसिपल सेम है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। जी ऑनलाइन वालों कोई सवाल? नहीं नो सर। सर। ठीक है, क्या करो बेटा। देखो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ना एक यूनिक ट्यूब होती है, और इंडस्ट्रियल लेवल तो बहुत बड़ा कॉलम होता है, जिसके स्मॉल साइज जो कंपार्टमेंट्स है ना, इनमें टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी को सेट किया जाता है। यानी इस तरह से है कि समझो कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम 46 डिग्री पे सेट होगा, तो जब वेपर्स आ रहे होंगे तो 46 डिग्री के जो वेपर्स हैं, वो जिन वेपर्स का टेम्परेचर 46 डिग्री है, वो ही इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में फ्लो करेंगे, बाकी नीचे ही नीचे रहेंगे। तो बेसिकली इसका काम होता है अलग अलग टेम्परेचर्स को सेपरेट करना। इसका असल यूजेज लैब से ज्यादा कहाँ है, जब क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जो आपको नजर भी आ रहे हैं छोटे छोटे, इनके अंदर टेम्परेचर की यूनिफॉर्मिटी को सेट किया जाता है। बारह जल्दी से इसको लिखते हैं बेटा। जी बेटा जल्दी से सिंपल डिस्टिलेशन के पॉइंट लिखें बेटा। कंडेंसर जैकेट, कंडेंसर जैकेट क्यों खोलनी पड़ेगी, उसमें तो लिक्विड बाहर से रन कर रहा है ना, जो कूलिंग एजेंट है वो तो बाहर से रन कर रहा है। कंडेंसर जैकेट क्यों खोलनी पड़ेगी, ऑन एंड ऑफ करनी पड़ेगी ना। हाँ अगर एक्यूरेसी चाहिए आप, वरना तो वेपर्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। सर में ज्यादा लिक्विड है तो जाहिर है इलेक्ट्रिक, वो आपको कोई मसला नहीं, आप चूल्हे से हीट करें, किससे भी हीट करें, असल मसला हीट करना। हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, यूज टू सेपरेट अ लिक्विड एंड अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। Example, water from a solution of salt water. The solution is heated and pure water evaporates, producing a vapor which rises through the neck of the round bottom flask. The vapor passes through the condenser where it cools and condenses.
turning into pure liquid water. After all the water is evaporated from the solution, only the solid solute will be left behind. बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस जो आपने देखा. जल्दी से फटाफट डायग्राम में जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने उम्मीद है कि नोट किए हो. प्लीज राइट दिस डाउन. मायरा वागले बात समझ में आ गई है बेटा? उमर रेहान भट्ट Yes, sir. जी. हाँ ठीक. 4 मार्क 5 मार्क 4 मार्क 5 हो सकता है 3 में भी आ जाए. नजीर भाई समझ में आया? हमें करीमी मूसा, वो जो मूसा दूसरा वाला है वो सिर्फ बायो की क्लास में आता है क्या? है बायो क्लास में हमेशा बैठा नजर आता है और केमिस्ट्री क्लास में गायब हो जाता है. भाई इंशाल्लाह क्या चक्कर है? नहीं जी. हाँ अपनी याद दहानी के लिए लिख लें तो, क्योंकि वैसे तो आपने ऊपर लिख लिया, तो मैंने साइड में लिखा थी इन्फॉर्मेशन की जब भी लिक्विड अलग करना होगा तो ये मेथड इस्तेमाल किया जाएगा. जी जी बायो की एटीपी क्लास रात में होगी जी. डन हो गया? है? आपको बुलाऊंगा मैं और आपको आना इवनिंग में बुलाएंगे. सुबह सो लीजिएगा, आप नींद पूरी कर लीजिएगा क्योंकि सुबह नींद तो पूरी होती नहीं आपकी जी. वो डिसाइड करना पड़ेगा अभी तो. डिसाइडेड तो आपकी दूसरी क्लासेस बहुत होती हैं, फिर वर्ष पे एडमिशन क्यों लिया था? सारी दूसरी तीसरी क्लासेस लेने तो ऐसा करो केमिस्ट्री भी कहीं और ही ज्वाइन कर लो. सही, अब तो हो गया ना, मैक्सिमम पार्ट तो हो ही गया. तुम लोग तो हो ही बाद पूरे साल पढ़ो किसी से जाके जाओ. नहीं तुम जाओ किसी और से पढ़ो, ज्वाइन कर लो कहीं पर. यहीं गरीब में जेटियंस और पटन क्या क्या है वहाँ ज्वाइन कर लो जाके. हाँ जाओ मर्चेंट के पास चले जाओ, लिफ्टन जाना वहाँ. नहीं अब कुछ ऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे, पासवर्ड्स करेंगे ना. क्लासेस एक्सक्लूसिव पेपर. हाँ मैक्सिमम तो हो गया है हमारा. पेपर 2 की प्रैक्टिस करेंगे. इस साल वाली भी आ रही मेरा बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखो. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लिखो. पहले सिंपल कंप्लीट करो, फ्रैक्शन लिखो बेटा. काम छोड़ो नहीं. शाबाश. तो मैसेज में बोले मैं बाहर घर जाके अब तो वो चैट जीपीटी का एआई सॉफ्टवेयर थोड़ी है जो हर बार का कितना ईगो क्यों है तुम लोगों में? 8 घंटे बाद जवाब दिया, उसके बाद मैं घर जाके 8 घंटे बाद अब उसे मैं मेंशन करूंगा कि जब हलीमा का मैसेज आए तो जवाब दिए. 1-2 बजे तुम मैसेज. चलो भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एथेनॉल और वाटर की सेपरेशन. एथेनॉल बड़े लास्ट है, खत्म हो गया. नहीं बेटा अभी कर. सर ये समझा दे. अभी करवा दिया ना बेटा, समझ तो लिया. बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. अभी लिखो. सर आपका मोबाइल डन. इसके बाद एक और है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वो भी करना है अभी.
सर 1 बजे उनकी क्लास है बच्चों की और सर मैं कौन सी? क्लास है और ऐसी क्लास है मेरे पास तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था। कितने बजे क्लास में थी? यहीं पर ही है ना? सर मगर 15 मिनट पहले छोड़ने को लगा। बेटा एटीपी के हमारे मैक्सिमम जो टारगेट्स है अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गए। वी आर लेफ्ट विद द ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस कुछ करने हैं, वो एहतियातन कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं अब आया या नहीं आया, लेकिन बहरहाल 2-4 ग्राफ कर लेंगे ताकि थोड़ा अंदाजा हो जाए ग्राफ कैसे करना होता है। तो अगले पेपर में अगली क्लास में एटीपी बुक्स लाजमी लेकर आइएगा, ग्राफ और पेंसिल स्केल लाजमी लेकर आइएगा। फिर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की जो बात रह गई है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं करा दूंगा। तो एटीपी का अगला सेशन जो है वो लास्ट सेशन होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से एटीपी आपका कवर हो जाएगा पूरा। हाँ भाई, नोट कर लिया ऑनलाइन वालों? यस सर। जिन्होंने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लें ऑनलाइन में, ऐसा ना हो रह जाए। पेपर 2 की प्रैक्टिस के अलग सेशन रखेंगे। मोस्ट लाइकली वो सेशन अगर रात में हुए तो फिर ऑनलाइन होंगे, और जो थ्योरी क्लासेस जो दिन में क्लासेस हैं उसमें रिवीजन का टॉपिक अनाउंस करेंगे और वो रिवीजन कराएंगे। अब एक ही होगा, रमजान में इतना मॉर्निंग इवनिंग नहीं हो सकता भाई, जाहिर सी बात है इन्फॉर्म करेंगे। ये अगर आप नहीं बताएंगे तो